हम शुरू करते हैं। तो आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जैसा मैंने आपको पहले ब्रीफ में बताया कि आज हम एस्टीमेट जो है वो बनाना कैसे है, आज सुबह ही हमने एक वीडियो शेयर किया है। तो आई होप कि एस्टीमेट बनाना आपको कंप्लीट उससे पता लग जाएगा। एस्टीमेट बनने के बाद टेक्निकल सैंक्शन भी उसका पार्ट है एस्टीमेट का, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करना, टेक्निकल सैंक्शन करना, ये सब चीज़ें जो है करने के बाद हमारा जो अगला स्टेप आता है डीएनआईटी बनाना। आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी 300 टेंडर लगा दिए हैं, तो डीएनआईटी बनाना भी आपको आता ही है, इसमें अब कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप अगर किसी को कोई अगर डिफिकल्टी आ रही है इस केस में, तो आपके डिपार्टमेंट में वेरियस स्टेशन पे आपके आई होप जरूर जो है रिसोर्स पर्सन होंगे, मास्टर ट्रेनर होंगे, जो दूसरे जिसको नहीं आता वो गाइड कर सकता है। तो आज हम डीएनआईटी बनाने के बाद, टेंडर लगाने के बाद आगे जो स्टेप है, जैसे अभी हमारा टेंडर लग गया और 1 करोड़ से ऊपर का टेंडर है, तो इसकी जो ओपनिंग है वो बड़ा क्रिटिकल स्टेट है। इसकी ओपनिंग टेक्निकल इवैल्यूएशन जो है उसके बाद होगी, और टेक्निकल इवैल्यूएशन एक ऐसा स्टेप है जो बिल्कुल नए तरीके से स्टैंडर्डाइज अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स हरियाणा में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बनाया गया है। इसकी जो बेसिस है वो कॉमन बिड डॉक्यूमेंट जो हरियाणा सरकार ने इशू किया है उसके बेसिस पे बनाया गया है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर की क्वालिफिकेशन को चेक करने के लिए टर्नओवर का क्राइटेरिया, उसके प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया, उसकी बिड कैपेसिटी, ये सब चीजें उसमें आती है। तो जब आपने टेंडर लगाया, तो आपने 1 करोड़ से ऊपर वाले टेंडर में जब आपने उसमें प्री क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया डाले, तो अब वो जो क्राइटेरिया आ गए हैं उसको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे इसमें जो है वो टेक्निकल ओपनिंग करनी है, और ओपनिंग के बाद टेक्निकली क्वालिफाइड और डिसक्वालीफाई जो करना है वो किस तरह से करना है, कैसे कमेटी बनेगी, और इसके अंदर जो कमेटी जो है वो कैसे रिजल्ट पब्लिश करेगी, और वो जब एक बार पब्लिश कर देगी पोर्टल पे अपने प्रोसीडिंग, तो वो जो है कैसे आगे कॉन्ट्रैक्टर के पास कोई ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्शन रेज करने की ऑप्शन रहेगी, और कमेटी को रिकंसीडर करनी पड़ेगी उसकी। तो इसमें जो मेन जो बदलाव आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो कमेटी है टेक्निकल वैल्यूएशन की, वो पहले जो है वो फिक्स होती थी कि से एक आपकी कोई टेंडर लगा है, तो वहाँ पे आपके जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर इंचार्ज है, चाहे वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, चाहे वो चीफ इंजीनियर है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो उनकी एक कमेटी जो है वो आप कस्टमाइज बनाते थे। उसके बाद जैसे 10 टेंडर आए हैं तो हर टेंडर की एलिजिबिलिटी चेक करते थे वो। अब इसके अंदर ये बदलाव है कि आपको जब आपने टेक्निकल एवेल्युएशन करनी है तो आपने कमेटी के डेजिग्नेशन बताने हैं। सिर्फ डेजिग्नेशन बना के कंप्यूटर आपको निकाल के बताएगा कि इस डेजिग्नेशन के आपके विभाग में कौन कौन लोग होगा और उनमें से कौन कमेटी मेंबर्स बने हैं। तो इसमें जो बड़ा बदलाव ये भी है कि पहले हमारी कमेटी जो है एक ही स्टेशन पे होती थी। अगर मैं अम्बाला में हूँ तो मेरी जो कमेटी मेंबर्स हैं वो मेरे उसी डिस्ट्रिक्ट में होंगे, उसी जगह पे होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अम्बाला का अगर कोई टेक्निकल एवेल्युएशन का टेंडर है, हो सकता है उसका कमेटी मेंबर आपके सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सेम हो सकता है हिसार में हो। अब उनको आपस में कैसे चर्चा करनी है, कैसे टेक्निकल एवेल्युएशन करनी है, वो आपस में वीसी से करेंगे, कैसे एक प्रोसीडिंग ड्रॉ करेगी वो कमेटी के हमने ये 4 में से 3 क्वालिफाई किए हैं, 2 को डिसक्वालीफाई किया। तो ऐसे वो प्रोसीडिंग बन के प्रोसीडिंग को अपलोड करा जाएगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्शंस के लिए रहेगा। तो ये सारा फ्लो आज हम बताएंगे आपको टेक्निकल एवेल्युएशन का। टेक्निकल एवेल्युएशन होने के बाद जिसको भी कमेटी जो है L1 डिक्लेयर करती है, उसके बाद हो सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको नेगोशिएशन के लिए बुलाए और नेगोशिएशन के बाद रेट रिड्यूस करे। तो वो सारा प्रोसेस भी ऑनलाइन है, चाहे वो उसने सैंक्शन प्रोसीडिंग की जारी होनी है कमेटी की, नेगोशिएशन की, चाहे कॉन्ट्रैक्टर की अंडरटेकिंग है, तो कॉन्ट्रैक्टर की अलॉटमेंट जो है वो ऑलरेडी ऑनलाइन जारी होगी। तो ऑनलाइन आपके डिपार्टमेंट में अभी कुछ नारनौल से हमारी कुछ अलॉटमेंट जारी हो चुकी हैं। तो जारी होने से पहले हमारा उसमें लेटर ऑफ इंटेंट जारी है, लेटर ऑफ इंटेंट जाएगा जिसके अंदर हम ये डालेंगे कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कितनी उसने परफॉर्मेंस बैंक गारंटी उसने देनी है। पहले ये 31 दिसंबर तक ये परफॉर्मेंस बैंक गारंटी 3% थी, जो अब 5% दोबारा से हो गई है, कोविड के टाइम में कम कर दिया गया था। तो उतनी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का प्रूफ वो देगा और उसकी आप वेबसाइट पे एंट्री करोगे। एलओआई के बाद वो देगा, फिर आप एंट्री करोगे, फिर उसको लेटर ऑफ अलॉटमेंट जारी होगी। जब लेटर ऑफ अलॉटमेंट आपकी इलेक्ट्रॉनिकली जारी होनी है, उसको आप फिजिकली डाक में उसको भेज सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से रिसीव करा सकते हैं, लेकिन ये लेटर ऑफ अलॉटमेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर के लॉगिन पे दिखने लग जाएगी
और कॉन्ट्रैक्टर के लॉगिन में दिखने के बाद उन आइटम्स के गेन जो वो एमबी का जो काम है, सबसे पहले रिकॉर्ड एंट्री कॉन्ट्रैक्टर अपनी येलो एमबी में करेगा। येलो एमबी से जब वो जेई के पास जाएगी तो जेई उसको ग्रीन एमबी करेगा, उसको कंफर्म करेगा और फाइनल करेगा। उसमें काट पाट जो उसने करनी है वो कर सकता है। तो आज जो उसके बाद इसका जो बिल पास होगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, उसका जो है टोकन लग जाएगा, फिर आपको वो एलओसी डिमांड में फंड फ्लो में जैसे आ जाएगा। आज हम यहाँ तक की आपको बताएंगे कि इससे आगे का प्रोसेस अभी नहीं बताएंगे। पेमेंट का जो है वो अलग सिस्टम है। तो जैसा कि आपको पता है सीएम अनाउंसमेंट में ये जिक्र हुआ है कि भाई अगर हमारी पेमेंट डिले होती है कॉन्ट्रैक्टर को, या हम बिल पास करने में डिले करते हैं, तो हमें कॉन्ट्रैक्टर को इंटरेस्ट देना है। तो वो सारी चीजें सिस्टम में तभी इनबिल्ट हो सकती हैं जब ये पूरा सिस्टम इस तरह से चलेगा। तो अब जहां से हम अभी शुरू हुए हैं कि हमें टेक्निकल वैल्यूएशन, उसके बाद टेक्निकल ओपनिंग, फिर उसके बाद नेगोशिएशन, ये सब चीजें जो है ना आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो अब मेरे साथ सुनी अपना नवीन जी हैं, तो मैं नवीन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि नवीन जी आप जो है एक बार सारी जो ये थोड़ा बताइए कैसे आगे प्रोसेस होना है। थैंक यू सर। सर थोड़ा सा मैं ब्रीफ ईडीएनआईटी और टेंडरिंग को लेकर के बताऊंगा। वहां पे 1 करोड़ को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन है। मैं ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप एक बारी चेक कीजिएगा आपको अवेलेबल है कि नहीं है। स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? कोई भी एक कंफर्म कर दीजिए। हाँ जी है। ठीक है गौरव जी। तो ये बेसिकली अभी हमने एक्सियन के लॉगिन किया हुआ है। ये हमने एक डमी बना रखा है अकाउंट। तो यहाँ पे डीएनआईटी की ऑप्शन है। जब भी आपका टेक्निकल सेंक्शन हो जाएगा, टेक्निकल सेंक्शन अप्रूव हो जाएगा आपका, तो आपको उसके बाद ई डीएनआईटी के अंदर प्रिपेयर बिड डॉक्यूमेंट में जाना है। इसमें जब आप जाएंगे तो आपके पास क्रिएट न्यू टेंडर की क्रिएट न्यू बिड डॉक्यूमेंट की ऑप्शन आएगी। उस ऑप्शन को क्लिक करके आपके पास चॉइस होगी, जो आपके टेक्निकल सेंक्शन हुए हैं वो सारे उस एक ड्रॉप डाउन में यहाँ लिस्ट होंगे डिवीजन वाइज। अभी आपकी डिवीजन करंट डिवीजन का, और दूसरे नीचे जितने भी आपके टेक्निकल सेंक्शन हो चुके होंगे वो अवेलेबल होंगे। और यहां से आप चूज कर सकते हैं जो आपने टेक्निकल एस्टीमेट को फर्दर आगे जिसका आप बिड डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चूज करता हूं रफ कॉस्ट एस्टीमेट फॉर द वर्क। अब यहाँ पे उस पैकेज की पूरी कॉस्ट आपको दिखेगी। उस पैकेज को आपको टिक करना है। पैकेज को टिक जैसे ही आप करेंगे, पैकेज के टिक के साथ आपको उसके डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे, और उसके साथ ही आपको ऑप्शन आ जाएगी कि टेंडर की अमाउंट 1 करोड़ से कम है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 33,40,000 का टेंडर है। तो टेंडर की अमाउंट 1 करोड़ से कम है, इसलिए ये आपको ऑप्शन देगा। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कॉमन बिड डॉक्यूमेंट के साथ जाना चाहते हैं या अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं। अगर आप कॉमन बिड डॉक्यूमेंट के साथ नहीं जाना चाहते तो आप इसको यस करेंगे। यस करने के बाद आपने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। बिड डॉक्यूमेंट, उसका अप्रूवल लेटर नंबर क्या है, अप्रूवल लेटर डेट क्या है, और लेटर कौन सा है, और किस कंपिटेंट अथॉरिटी ने उस बिड डॉक्यूमेंट को अप्रूव किया था। ये ऑप्शन जो है सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ से नीचे के पैकेज की कॉस्ट में आएगी। मतलब अगर आपकी क्यूमुलेटिव पैकेज की कॉस्ट अगर 1 करोड़ से ऊपर की बन रही है तो ये ऑप्शन नहीं आएगी आपको यस नो की। ये जो नीचे की ऑप्शन है ये नहीं दिखेगी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, मैं यहाँ पे अगर 1 करोड़ से ऊपर की आइटम चूज करता हूं और इसको सिलेक्ट करता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आएगी। यहाँ पे फिर मेरे को कॉमन बिड डॉक्यूमेंट के साथ ही जाना पड़ेगा, और मेरे को यहाँ पे कंपिटेंट अथॉरिटी चूज करनी है कि कौन कंपिटेंट अथॉरिटी उस डॉक्यूमेंट को अप्रूव करेगी। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट, ये जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, ये आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे अवेलेबल होगी कि आपके डिपार्टमेंट के जो जो डेजिग्नेशन होंगे वो दिखेंगे यहाँ पे। सपोज हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चूज कर लेते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद
ये आप कॉमन बिड डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगी। अब इस कॉमन बिड डॉक्यूमेंट में आपको जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्लॉज है आप उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड क्लॉज का बटन दे रखा है। कोई मशीनरी की रिक्वायरमेंट है वो ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ से ऊपर के डॉक्यूमेंट टेंडर के लिए है, अगर आप ऑप्ट करते हैं तो। उसके बाद कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कोई स्पेशल कंडीशन डालना चाहे वो डाल सकते हैं, नहीं तो नीचे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट डाटा है इसको बाइंड कर सकते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क्स आप डाल सकते हैं, कोई अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उस पर्टिकुलर टेंडर के बिड डॉक्यूमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। बिल ऑफ क्वांटिटीज आपकी ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाएंगी। ड्राइंग्स आपको अपलोड करनी है सेपरेटली वहां पे। देन फाइनल सेव के टाइम पे आपसे वहां पे पूछेगा फॉरवर्ड टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, क्योंकि आपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चूज किया था। उसमें से आपको ऑफिसर सिलेक्ट करना है। ऑफिसर सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉरवर्ड के रिमार्क्स जो भी आपने डालना चाहें वो डाल सकते हैं। फॉरवर्ड टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो जैसे मैंने अभी, क्योंकि मैंने जिससे लॉगिन किया था वही अगर अप्रूविंग अथॉरिटी है तो वही उसके पास ही अप्रूवल का बटन आ जाएगा जैसे ही फॉरवर्ड करेंगे अप्रूव, तो ये मेरा बिड डॉक्यूमेंट जो है अप्रूव हो जाएगा। तो जितने भी क्लॉजेज आपने ऐड किए होंगे, जो भी आपने स्पेशल कंडीशंस डाली होंगी, वो ऑटोमेटिकली इस बिड डॉक्यूमेंट का पार्ट बन जाएंगी। ये देखिए, ये अभी जो हमने बिड डॉक्यूमेंट बनाया है ये उसी का फुल बिड डॉक्यूमेंट यहाँ से डाउनलोड हो सकता है। जब आप बिड डॉक्यूमेंट आपका बन जाएगा उसके बाद ही आप ई टेंडर की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें मोस्टली आपके जितनी भी एमसीज हैं उन्होंने टेंडर्स लगाए हैं, उनको पता है कैसे करना है, बट स्टिल मैं एक बार ओवरव्यू सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर के केस में जो है उनको डाउट था। अब बात करते हैं, यहाँ पे आकर के आपको क्रिएट न्यू टेंडर करना है। जब आप क्रिएट न्यू टेंडर करेंगे तो आपको वही वर्क चूज करना है। यहाँ पे आ गया, ये वही अमाउंट का टेंडर है, वो पैकेज की कॉस्ट है, क्रिएट टेंडर। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे ये आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। यही रेफरेंस नंबर आपको ई टेंडरिंग साइट पे भी दिखेगा। देन नंबर ऑफ कवर्स कितने हैं ऊपर, यहाँ पे आपको जो आप ई टेंडरिंग साइट पे इन जनरल करते थे वही सारी प्रक्रिया जो है आपको यहाँ पे करनी है, कि जैसे 2 of 3 लेना है, 2 of 4 लेना है, विद नंबर ऑफ बिडर्स, सेव एंड कंटिन्यू। देन उसके बाद आप कवर डिटेल ऐड कर सकते हैं, वर्क आइटम के डिटेल ऐड कर सकते हैं। आप जब नेक्स्ट पे करेंगे यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू, तो आपको वर्क आइटम की डिटेल है, वो जो आपके एस्टिमेट में आपने आइटम्स मेंशन करी होंगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। उसकी डिस्क्रिप्शन, सिविल का वर्क है, अगर कोई प्री क्वालिफिकेशन है तो आप डाल सकते हैं, उसकी सब कैटेगरी क्या होगी, सिविल वर्क है। टेंडर, बिड की वैलिडिटी डेज कितनी रखनी है, बाय मिनिमम जो है 120 से शुरू है। डिलीवरी पीरियड जो आपने पैकेज में दिया होगा वो डिलीवरी पीरियड आ जाएगा। वर्क लोकेशन सफियाबाद, पिन कोड डालना है आपने सफियाबाद का, जो उसका पिन कोड होगा वो आप डाल सकते हैं। देन प्री बिड मीटिंग है या नहीं है, किस डिवीजन, कौन कहाँ पे बिड ओपन होगी, कौन इनवाइटिंग ऑफिसर है, ये ऑटोमेटिकली इसमें बहुत सी फील्ड्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। कुछ फील्ड्स आपको चेंज करने के लिए दी हुई हैं, जितनी भी ग्रेड फील्ड्स हैं वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली फिल होके आएंगी। बाकी जो दूसरी फील्ड्स हैं वो आप एडिट कर सकते हो। देन उसके बाद हम आते हैं जीटी टेम्पलेट में। अब ये जीटी टेम्पलेट क्या है, बेसिकली जो भी सर ने बताया था, जैसे कि टेक्निकल इवैल्यूएशन होना है जो आपका टेंडर है उसका ऑनलाइन,
तो ऑनलाइन टेक्निकल इवेल्युएशन करने के लिए आपको सर्टन पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ते हैं कि इन पैरामीटर्स पे आप उस टेंडर को इवेल्युएट करते हैं। जैसे हम मैनुअली करते थे कि जी उसकी बिड कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए, उसका फाइनेंशियल टर्नओवर लास्ट 3 इयर्स का इतना होना चाहिए, 3 वर्क्स उसने इतनी अमाउंट के किए होने चाहिए। तो उस तरह की जो एक्टिविटी है, उस तरह के जो पैरामीटर्स हैं वो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। EDNIT के अंदर यहाँ पे GTE पैरामीटर्स करके एक आ रहा है, अभी हम इसको थोड़ा चेंज करने जाएंगे आगे। वहां पे हम आपको स्टैंडर्डाइज पैरामीटर दे देंगे जो अक्रॉस सभी टेंडर्स के यूनिफॉर्म चलेंगे, सिर्फ आपको सिलेक्ट करना होगा उन पैरामीटर्स को। अभी हमने आपको दिया हुआ है, आप अपने डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो है वो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होंगे 20-25, जिनके बेसिस पे आप जो है उनको इवेल्युएट करेंगे। वो पैरामीटर्स आपको दिखेंगे, आप सिर्फ टेंडर लगाते समय उनको सिर्फ सिलेक्ट करना है आपको। तो अभी जैसे GTE पैरामीटर्स पे मैं जाता हूं, तो ये मेरे को पैरामीटर्स कुछ मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, लाइक HEWP पोर्टल का अकाउंट होना चाहिए उसके पास, यानी कि उसका लॉगिन बना हुआ होना चाहिए। एवरेज फाइनेंशियल टर्नओवर लास्ट 3 इयर्स में, अभी मैंने बताया नहीं है कि कितना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एवरेज फाइनेंशियल टर्नओवर लिख दिया मैंने पैरामीटर में, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ अकाउंट्स इशूड बाय CA होना चाहिए। तो इस तरह के पैरामीटर्स होंगे जिन पैरामीटर्स पे आप उस टेंडर को इवेल्युएट करते हैं। उसके साथ साथ आप जब ये पैरामीटर्स बना लेंगे, देन आप एक GTE टेम्पलेट बनाएंगे कि जी उस टेम्पलेट के अंदर जो भी आपके पैरामीटर होंगे, जैसे मान के चलते हैं हम एक टेम्पलेट क्रिएट कर देते हैं, टेम्पलेट फॉर 1.2 करोड़ टेंडर। यहाँ पे आप चूज करेंगे, ये देखिए ये 2 फील्ड जो हमने स्टैंडर्ड बनाई है ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आएंगी। उसके बाद की जो डिफाइंड होंगी, कस्टम डिफाइंड होंगी, उनको आप क्लिक कर सकते हैं। डज द बिडर हैव सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल स्टेटस बिडर, इस तरह के कुछ पैरामीटर्स डाल करके यहाँ पे हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि जी जो बिडर है उसकी जो एवरेज फाइनेंशियल टर्नओवर है वो इतना होना चाहिए। सेव, तो इस तरह का एक आपका टेम्पलेट सेव हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका ये टेम्पलेट सेव होगा, तो यहाँ पे GTE टेम्पलेट जो था, यहाँ पे आपको वो टेम्पलेट चूज करना है। देखिए यहाँ पे यस नो का ऑप्शन है, लेकिन आप नो कर ही नहीं सकते हैं, ये फीस है। 1 करोड़ से ऊपर आपको GTE टेम्पलेट चूज करना ही करना है। जैसे ही आप टेम्पलेट चूज करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि जी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये इंफॉर्मेशन के बेस पे आप इवेल्युएट करेंगे। यहाँ पे अगर सपोज आपको लगता है कि आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू जो थी लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर की कम कर दी है, तो आप इसको बढ़ा या घटा भी सकते हैं। यहाँ पे ये हमने प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है कि आप इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। उसके बाद जब आप सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा एज इट इज। इससे पुराना जो डाटा होगा, जो पुराना वहां पे आपने लिखा हुआ है, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वो सिर्फ इसी टेंडर के लिए चेंज होगा। उसके बाद आप टेंडर फी डाल सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपकी टेंडर की फी है, टेंडर का EMD अमाउंट डाल सकते हैं आप। EMD एग्जम्पशन बाय डिफॉल्ट यस रहेगी, क्योंकि जितने भी हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल से टेंडर फ्लोट होंगे उन सभी के ऊपर जो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको EMD का एग्जम्पशन मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए इसको आप नो नहीं कर सकते हैं, ये यस ही जाएगा। टेंडर फी एग्जम्पशन भी मतलब ये टेंडर फी एग्जम्पशन का जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एग्जाम करते हैं नहीं करते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे नो बाय डिफॉल्ट है, आप चाहे तो यस भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आती है हमारी क्रिटिकल डेट। पब्लिशिंग डेट क्या होनी चाहिए, क्या होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट की डाउनलोड स्टार्ट डेट क्या होगी। कोई क्लैरिफिकेशन की डेट देना चाहें या नहीं देना चाहें। क्लैरिफिकेशन सीक डेट जो है ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बाकी की डेट्स जो है बिड सबमिशन स्टार्ट, बिड सबमिशन एंड बिड ओपनिंग प्लेस, ये मैंडेटरी डेट्स हैं, क्योंकि इसके बगैर टेंडर जो है प्रोसीड नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे एक इशू और आता है, कुछ जगह से मतलब MCs में ही हुआ क्या है कि उन्होंने यहाँ पे डेट डिफाइन कर दी और समहाउ वो टेंडर वहां पे फ्लोट नहीं कर पाए उन डेट्स के लिए।
तो उसके बाद उन्होंने वहां पे क्या किया, उस टेंडर को कैंसिल कर दिया, कैंसिल इन द सेंस आगे प्रोसीड नहीं किया, उस टेंडर को डिलीट कर दिया। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर यहाँ पे आप बाय चांस डेट गलत डाल के आगे चले जाते हैं और वहां पे ई टेंडरिंग पे जाकर के डेट चेंज भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं आएगा, आप वहां जाकर के डेट चेंज करके सबमिट कर देंगे, हमारे पास वो डेट वापस आ जाती है, तो इसलिए उसका कोई फर्क नहीं आएगा। आप काइंडली वहां पे अगर डाटा यहाँ से चला जाए तो उसको कैंसिल ना करें। तो अभी फिलहाल मैं आज की ही डेट डाल लेता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू। अब इसके बाद क्योंकि हमने टेक्निकल इवैल्यूएशन ऑनलाइन करनी है तो हमारे को यहाँ पे अपनी कमेटी बनानी पड़ेगी। अब कमेटी में जैसा सर ने बताया था कि आपके पास ऑप्शन क्या होगी, आप चेयरमैन और मेंबर डाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ डेजिग्नेशन चूज करने होंगे। आप यहाँ पे कंसर्न ऑफिसर का नेम चूज नहीं कर सकते। कंसर्न ऑफिसर जो है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली निकाल के बताएगा कि किसके पास जाएगा, और वो भी आपको डिस्क्लोज अभी नहीं होगा, वो जब आपका टेंडर ओपन हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा। तो जैसे सपोज मैं मेंबर में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ऐड कर देता हूं, चेयरमैन में हम इसी साहब को ले लेते हैं, और एक मेंबर में हम एसडी को ले लेते हैं, या एसडी की बजाय हम हेड स्टाफ में ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ डेजिग्नेशन ऐड करनी है, और बाय डिफॉल्ट जो मेंबर सेक्रेटरी है, जो डिवीजन या जो एक्सियन ये टेंडर फ्लोट कर रहे हैं, वो बाय डिफॉल्ट उस कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे, इसलिए उनको चूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने 3 ऐड किए हैं, 4th जो है एज ए मेंबर सेक्रेटरी वो ऐड हो गए हैं बाय डिफॉल्ट। तो अभी तक आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे सबमिट टेंडर टू ई टेंडरिंग पोर्टल जेपनिक। जब आपने वो सारी एक्टिविटी कर लेनी है तो उसके बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन है कि आप इस टेंडर को ई टेंडरिंग साइट पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो टेंडर है वो ई टेंडरिंग साइट पे चला जाएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो टेंडर पब्लिश हो गया। पब्लिश करने के लिए आपको ई टेंडरिंग साइट पे लॉग इन करना पड़ेगा। वहां पे एक ऑप्शन होती है क्रिएट टेंडर फ्रॉम एक्सएमएल, वो आपको ऑप्शन दिखेगी, वहां पे ये डाटा पहुंचा हुआ होगा, आपको नेक्स्ट 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 करना है, अपने डिजिटल सिग्नेचर से उसको वेरीफाई करना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे उसके कुछ टाइम के बाद, मतलब रात 12 बजे के बाद जो है वो इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंच जाएगी कि जी ये टेंडर पब्लिश हो गया है, वो HEWP पोर्टल पे दिखना शुरू हो जाएगा। साथ के साथ आपका टेंडर वहां पे भी ई टेंडरिंग साइट पे भी दिखेगा, और ये इस तरह का बटन आ जाएगा कि टेंडर पब्लिश्ड ऑन ई टेंडरिंग पोर्टल। दैट मीन्स कि वो टेंडर पब्लिश हो गया है ई टेंडरिंग पोर्टल पे, और जो जिस डेट को जो डेट थी पब्लिशिंग की वो सारी यहाँ पे दिख जाएंगी कि पब्लिश डेट ये थी, डॉक्यूमेंट की स्टार्ट डेट ये है, एंड डेट ये है, बिड सबमिशन स्टार्ट डेट, बिड सबमिशन एंड डेट, बिड ओपनिंग डेट, ये सारा आपको वहां पे दिख जाएगा। अब जैसे ही आपका टेंडर वहां पब्लिश होगा, उसके बाद जैसे ही आपका टेंडर ओपन होगा ई टेंडरिंग साइट पे, आपके पास एक बटन आ जाएगा यहाँ पे टेक्निकल इवैल्यूएशन का। उस टेक्निकल इवैल्यूएशन के बटन को क्लिक करने के बाद जो है आपकी टेंडर कमेटी आइडेंटिफाई होगी कि टेंडर जो ओपनिंग कमेटी है वो कौन है। मतलब हेलो, आपको जो ऑफिसर्स के नेम है वो यहां से पता चलेंगे फिर कि कौन कौन से ऑफिसर्स
असाइन हुए हैं, जैसे ऑफिसर के नेम यहाँ दिख रहे हैं वैसे ऑफिसर के नेम आपको दिखेंगे। 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो अभी हम इसी टेंडर के ऊपर फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे टेक्निकल इवैल्यूएशन के लिए। कैसे वो टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी बनती है, कैसे उसका हम आगे टेक्निकल इवैल्यूएशन करेंगे। तो ये मैं टेंडर अभी वहाँ पे पुश नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट इसको बैक एंड से 1-2 एंट्री करके इसको ठीक मतलब उस स्टेज पे लेके आ रहा हूँ जहाँ से हम इस फर्दर टेंडर को फर्दर आगे इवैल्यूएट कर सकते हैं। अभी तक जो समझाया है इसके बारे में अगर किसी को कोई डाउट हो तो काइंडली पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो? हेलो। हो गया? कर दिया भाई। वो ई टेंडर की आईडी भी करा दिया, अच्छा वो बना रखा था पहले से। ठीक है। अब देखिए ये मैंने वो प्रोसेस किया है, इसमें मेरा टेंडर ऑलरेडी सबमिट हो चुका है और टेंडर पब्लिश हो चुका है जेपनिक के ऊपर। ठीक है, बिड ओपनिंग थोड़ा ठीक करनी पड़ेगी, बिड ओपनिंग चेंज करना है। अब ये जैसे ई टेंडरिंग पे पब्लिश हो गया है, यहाँ पे सिर्फ आप टेंडर की डिटेल्स देख सकते हैं, डाउनलोड बिड डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो व्यू टेंडर डिटेल्स और डाउनलोड बिड डॉक्यूमेंट है, जैसे ही आप यहाँ से पुश करते हैं ई टेंडरिंग साइट पे तो दोनों ऑप्शन आ जाती हैं। यहाँ से जो आपका डॉक्यूमेंट होगा, जो कि आपका फील्ड डॉक्यूमेंट होगा, वो अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कॉमन बिड डॉक्यूमेंट हमने यूज किया था क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर का टेंडर है, तो जो यहाँ से डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा वही आपका कॉमन बिड डॉक्यूमेंट होगा, जो कि आपको ई टेंडरिंग साइट पे अपलोड करना है जब पब्लिश करने लगेंगे एज ए DNIT। हो गया?
खाली कर। तो बेसिकली टेंडर जब आपका ई टेंडरिंग साइट के ऊपर ओपन होगा, जो ओपनिंग आपकी डेट रीच होगी, उस डेट के बेसिस पे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि टेक्निकल ओपन करना है या नहीं करना है। जैसे ही आपका यहाँ पे वो बटन दिखेगा, उसके बाद आप फर्दर आगे टेक्निकल ओपन में जा सकते हैं। दो मिनट का गैप है अभी। इसमें जो आपका बिड डॉक्यूमेंट होगा, उसके अंदर आपका बीओक्यू जो डाला होगा आपने एस्टीमेट के टाइम पे, वो आइटम्स बाय डिफॉल्ट आ जाएंगी। अब अलग से डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बीओक्यू फाइनेंशियल वो लेने के लिए आपको बीओक्यू एक अपलोड करना पड़ेगा बना करके, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक हमने इसमें प्रोविजन क्या किया है कि जो टेंडर आपका पब्लिश होगा, वो साथ के साथ आपका जब लाइव हो जाएगा, तो वहां से आप पब्लिश जो अपना पब्लिक नोटिस होता है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी प्रोविजन हमने करके दिया है। यहाँ से टेंडर नोटिस को डाउनलोड करने का प्रोविजन है। आप लोग देख पा रहे हैं ये? यस सर। गौरव जी, दिख रहा है ये टेंडर नोटिस? दिख रहा है सर। हेलो गौरव जी, माइक म्यूट है आपका। दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी हमने प्रोविजन किया है कि जब भी आपका टेंडर लाइव होगा, तो आप यहाँ से टेंडर नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने इसको दिया है। और दूसरा, हमने यहाँ से बीओक्यू डाउनलोड करने का भी दिया है। कुछ मतलब विद इन फ्यू डेज हम आपको यहाँ पे डीएनआईटी डाउनलोड करने का भी दे देंगे। पूरी डीएनआईटी जो है यहाँ से डाउनलोड हो पाएगी आपकी। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे जो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स। तो आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी, कौन से क्लास 1 के हैं, कौन से क्लास 2 के हैं। यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं। ये सारे के सारे रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट है। और अगर आप ये देखना चाहें कितने कॉन्ट्रैक्टर्स टोटल अब तक आ चुके हैं, उनकी क्या लिस्ट है, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। लिस्ट ऑफ ऑनबोर्डेड कॉन्ट्रैक्टर्स में सारी लिस्ट आती है, जितने कॉन्ट्रैक्टर अभी तक आ चुके हैं। टोटल अगर कॉन्ट्रैक्टर आप देखें, तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि 7,862 कॉन्ट्रैक्टर जो हैं अभी तक हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर आ चुके हैं, लॉगिन क्रिएट कर चुके हैं। आउट ऑफ दिस 308 कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है। और 326 टेंडर जो है हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के थ्रू जो है पोस्ट किए जा चुके हैं, फ्लोट किए जा चुके हैं। Right.
तो मैं आपको प्रीवियस वाले से ही बता देता हूँ। यहाँ से आपको टेक्निकल कमेटी का पता चलेगा। अब टेक्निकल इवैल्यूएशन कैसे करना है आपको, जब आप व्यू टेक्निकल इवैल्यूएशन क्लिक करेंगे तो ये आपको एक टेक्निकल इवैल्यूएशन का पेज है हमारा बना हुआ, उसके ऊपर ले जाएगा। वहां पे आपको इस तरह से दिखेगा कि जो आपने पैरामीटर सेलेक्ट किए हैं उनकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो कॉन्ट्रैक्टर की वैल्यू है, ये मेंबर सेक्रेटरी को डालनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर। जो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर ने ई टेंडरिंग साइट पे आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए होंगे, उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी है। ये वैल्यू एडिटेबल है, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। क्लिक टू एडिट का बटन है, आप क्लिक टू एडिट करेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाती है, आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोसीडिंग अपलोड करने का प्रोविजन भी है। अगर आप इस चीज को देखेंगे, ये हमने हेलो यहाँ पे किसी की कोई क्वेरी है? यहाँ पे हमने ये प्रोविजन दिया है, ये बेसिकली ऑनलाइन कंसस है सभी मेंबर्स के साथ जो उस कमेटी का पार्ट कमेटी का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक म्यूट कर लें अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। हर्ष कुमार, हरीश कुमार जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लीजिए, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे हरीश कुमार जी अपना, एक मिनट नवीन जी, हरीश कुमार जी अपना म्यूट कर लो। हाँ जी नवीन जी प्लीज। तो यहाँ पे ये जो प्रोविजन किया हुआ है, ये बेसिकली जितने भी टेक्निकल कमेटी के मेंबर होंगे उनको ऑनलाइन जा करके अपने लॉगिन से यहाँ पे एग्री का बटन क्लिक करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये अभी हमने यहाँ पे डाल रखी है इन्फॉर्मेशन, तो मेंबर सेक्रेटरी ने क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन डाली है तो इसलिए ये पोर्शन जो है ग्रीन हो गया है। जब चेयरमैन हो या कोई और मेंबर होगा, जब अपने लॉगिन में जाएगा तो उनके लॉगिन में ना, यहाँ हमने एक प्रोविजन दिया है टेंडर्स फॉर टेक्निकल इवैल्यूएशन। तो उनको ये टेंडर जो दिखेंगे, जो उनके पास टेक्निकल इवैल्यूएशन के लिए आए होंगे ऑनलाइन, वो उनको यहाँ पे दिखेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप ही सिर्फ टेंडर फ्लोट कर रहे हो, किसी और डिवीजन ने फ्लोट किया हो, किसी और एमसी ने फ्लोट किया हो, तो हो सकता है आप मेंबर हो एज ए टेक्निकल कमेटी, तो आपको यहाँ पे एक ग्रिड दिखेगी जिसके अंदर जिस जिस टेक्निकल कमेटी के आप मेंबर होंगे उनके यहाँ पे आपको वो दिखेंगे, टेंडर्स का नाम दिखेगा और आगे टेक्निकल इवैल्यूएशन का वो दिखेगा, बटन दिखेगा, जिसको क्लिक करके आप जो है एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। डिसएग्री का सॉरी ऑप्शन नहीं है, एग्री ही करना है। ये थोड़ा मैं क्लियर कर दूं कि टेक्निकल इवैल्यूएशन जो है वो प्रोसीडिंग ड्रॉ होगी आपकी हार्ड कॉपी के ऊपर और कमेटी बैठेगी, आपस में चर्चा करेगी, चाहे वो रिमोटली बैठे हैं, लेकिन वो एक कंसेंसस पे पहुंचना चाहिए उनका कि भाई 4 ठेकेदारों में से एक ठेकेदार के डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है तो चारों को एग्री करना चाहिए। अगर ठीक है तब भी चारों को एग्री करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 मेंबर्स ये कहें कि जी ये तो 2 तो ठीक है, दूसरे 2 कहें ये ठीक नहीं है। ऐसा कंप्यूटर पे कोई प्रोविजन नहीं है कि 2 एग्री कर दें 2 डिसएग्री कर दें। सारे एक पेज पे आएंगे और एक पेज पे अपनी कंसेंट देंगे, जो मेंबर सेक्रेटरी डालेगा उसको सारों को एग्री करना पड़ेगा। तो ये क्रिटिकल इसका स्टेप है, ये सबको बहुत क्लियर होना चाहिए कि टेक्निकल इवैल्यूएशन जो है यहाँ पे सिर्फ एग्री करना है। जो आपने मीटिंग करी, आपने कंसेंसस बनाया, उस मेंबर सेक्रेटरी ने वही रिजल्ट जो है पोर्टल पे डाल दिए। पोर्टल पे डालने के बाद फिर मेंबर्स ने इंडिविजुअली अपने अपने लॉगिन से उस रिजल्ट को एंडोर्स किया कि वी एग्री। उसके बाद जब वो कर देंगे फाइनल हो जाएगा तो नवीन जी अभी बताएंगे कैसे वो पब्लिक डोमेन में पब्लिश हो जाएगा। नवीन जी। जैसे सर ने बताया कि सभी मेंबर्स उसको एंडोर्स करेंगे। अभी देखिए ये हमने प्रोसीडिंग यहाँ पे डाली हुई है लेकिन ये पब्लिश नहीं है।
जैसे ही सारे मेंबर एंडोर्स कर देंगे, यहाँ पे एक जो रेड में दिख रहा है ये ग्रीन दिखना शुरू हो जाएगा, दैट मीन्स कि उन्होंने एग्री कर दिया है। और उसके बाद वो प्रोसीडिंग जो है पब्लिश हो जाएगी। पब्लिश किसके लिए होगी? जो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उस टेंडर में, उन कॉन्ट्रैक्टर्स को उनके लॉगिन के अंदर वो जो प्रोसीडिंग आपकी बनी हुई है प्लस जो ये ऊपर का टेबल है इवैल्यूएशन वाला, ये उनको दिखेगा। ये उनको किस लिए दिखेगा? क्योंकि सीएम अनाउंसमेंट के तहत ये आया था कि 7 दिन का टाइम होगा कॉन्ट्रैक्टर्स के पास कोई ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। तो दैट मीन्स कि जिस दिन आपका टेक्निकल इवैल्यूएशन फाइनल होगा, पब्लिश होगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर के पास 7 दिन का टाइम होगा उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। जब वो कॉन्ट्रैक्टर कोई ऑब्जेक्शन रेज करेगा तो उसके बाद कंसर्न टेक्निकल कमेटी के पास 14 दिन का टाइम होगा उसको रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि आपकी प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग होगी, प्रिलिमिनरी समरी होगी। अगर किसी की कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगी कॉन्ट्रैक्टर से तो आप इसको फाइनल में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर ऑब्जेक्शन आएगी तो वो ऑब्जेक्शन आपको दिखेगी। कैसे दिखेगी वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये हमने टेंडर लगाया था, इसका टेक्निकल इवैल्यूएशन का बटन आ गया है। इसका मतलब कि इसका जो टेंडर है वो ओपन हो गया है ई टेंडरिंग साइट पे। अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये मेरे से पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू इवैल्यूएट। ओके करने के बाद ये मेरी कमेटी आइडेंटिफाई करेगा, मेरे को कमेटी के मेंबर्स के नेम देगा। ये देखिए, ये मेरे पास टेंडर टेक्निकल कमेटी के नेम आ जाएंगे। अब ये मेरे पास मैकेनिकल के एक हमारे मतलब ये क्योंकि हमने डमी यूजर्स बना रखे हैं तो एक मैकेनिकल के ई को असाइन हो गया है, एक एससी है और एक जो मेंबर सेक्रेटरी है वो जिसने कंसर्न ने यहाँ से फ्लोट किया है वो है। तो इस तरह से जितने मेंबर्स होंगे उस तरह से नेम आएंगे। मैंने यहाँ पे 3 लिए थे क्योंकि ऑड नंबर्स ही कमेटी बनानी है, तो ये 3 कमेटी मेंबर्स फाइनल हो गए। अब जैसे ही मेरे कमेटी मेंबर फाइनल होंगे मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा व्यू टेक्निकल इवैल्यूएशन। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेंबर सेक्रेटरी जो है, ये सारी प्रक्रिया जो है मेंबर सेक्रेटरी को ही करनी है। अब यहाँ पे आ गया प्रोसीड फॉर जीटी इवैल्यूएशन। जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा उसके बाद मैं टेक्निकल इवैल्यूएशन के लिए प्रोसीड कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जो मेंबर सेक्रेटरी ने जिन जिन बिडर्स ने पार्टिसिपेट किया होगा उनके टेक्निकल उन्होंने मैनुअली देखे होंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर चूज करना है। जैसे मैं यहाँ पे चूज करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन हमने जीएसटी से भी दिया है, मोबाइल नंबर से भी दिया है, उनके बाय नेम भी दिया है। वो कर सकते मतलब बाय नेम इन द सेंस फर्म के नेम से वो कर सकते हैं। करूँ सर? गौरव जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं ये कह रहा था भी टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी में हम अकाउंट्स की तरफ से भी कोई मेंबर ले सकते हैं, अकाउंट ऑफिसर, चीफ अकाउंट ऑफिसर या कोई और? जितने डेजिग्नेशन आपके इंडिविजुअल यूनिक डेजिग्नेशन जितने होंगे वो सारे वहां पे दिखेंगे, आप चूज कर सकते हो उसमें अकाउंट की तरफ से भी। वो भी रैंडमाइज होएगा ना? हाँ वो भी रैंडमाइज होगा। ठीक है, क्योंकि जो जो आपके डेजिग्नेशन होंगे, जो आपके एचआरएमएस के ऊपर डेजिग्नेशन है वो दिखेंगे। आप उनमें से जो जो डेजिग्नेशन आपने टेक्निकल कमेटी में डाले होंगे उन्हीं के बेसिस पे ये मेंबर्स निकल के आएंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ फिक्स मेंबर सेक्रेटरी है सिर्फ इसके अंदर। तो उसके बाद यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्टर चूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे हमने कुछ डमी भी बना रखे थे कॉन्ट्रैक्टर। हेलो हाँ जी सर। जी 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 ये जो टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी होगी है सर, सब 1 करोड़ से नीचे की भी होगी सर? 1 करोड़ से नीचे के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप चूज करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। अदरवाइज जो आपका प्रोसेस है वैसे ही चलेगा जो आप पुराना फॉलो करते हैं। ठीक है जी, ठीक है सर। अगर 1 करोड़ से ऊपर मैंडेटरी है, 1 करोड़ से आपके पास चॉइस होगी। आप चाहो तो टेक्निकल इवैल्यूएशन पे का प्रोसेस ले सकते हो, चाहो तो
ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। तो उसके बाद यहाँ पे आपने जैसे चूज किया, अब यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्टर की वैल्यू डालेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर ने कितनी वैल्यूज प्रोवाइड करी हैं। जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्टर डाला तो वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू सारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से ऊपर थी तो इसलिए ये ग्रीन में दिख रहा है आपको। यहीं पे ऑप्शन है कि जो आपने नीचे एंट्री कर दी उस कॉन्ट्रैक्टर को अगर एडिट करना चाहें तो आप साथ के साथ एडिट भी कर सकते हैं, बाय चांस कुछ गलत आ गया अगर आपने पोस्ट कर दिया है तो। दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को डालते हैं। हरीश का वो क्या था यार, लॉगिन। ये मैं दूसरे कॉन्ट्रैक्टर की वैल्यू डालने लगा हूं। ये आपको अलर्ट भी देगा कि इसकी वैल्यू जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम है। अब ये देखिए, ये मैंने जो डाला है इसको ऑटोमेटिकली सिस्टम ने बता दिया कि नॉट क्वालिफाइड है, क्योंकि इसकी फाइनेंशियल टर्नओवर जो थी वो मैच नहीं करी। कोई भी एक पैरामीटर अगर मैच नहीं करेगा तो वो नॉट क्वालिफाइड हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारे को यहाँ पे अपनी प्रोसीडिंग एक जो नंबर डालना है प्रोसीडिंग का, प्रोसीडिंग की डेट डालनी है और जो प्रोसीडिंग बनी होगी वो अपलोड करनी है। तो ये आपके पास वही समरी आ जाएगी जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी दूसरे उसकी। तो ये इस तरह की आपको जीटी पैरामीटर्स दिखेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू दिखेगी, कौन सा क्वालिफाइड नहीं है कौन सा क्वालिफाइड है वो दिखेगा आपको। जीटी प्रोसीडिंग आप यहाँ से जो अभी मैंने अपलोड करी है वो डाउनलोड करके देख सकते हैं। नंबर जो दिया है वो ये है, आज की डेट की है, मेंबर सेक्रेटरी ने ये इन्फॉर्मेशन फिलअप करी है। तो ये बेसिकली अब जो है अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करके एज ए एससी इसको लॉगिन करता हूँ तो मेरे को उनके लॉगिन में दिखेगी। फिर दिखा दूं सर वो भी। अब ये मैं एससी के लॉगिन से लॉगिन किया है। तो मैं यहाँ पे टेंडर्स फॉर टेक्निकल इवैल्यूएशन में जाऊंगा। अब देखिए मैंने अभी यहाँ पे एक किया था, लेकिन ये ऑलरेडी 3 कमेटी के अलग अलग उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है इन्होंने, तो वो दिख रहा है आपको। तो ये मेरा वो टेंडर अमाउंट था 1,24,00,000 का। मैं यहाँ पे व्यू टेक्निकल इवैल्यूएशन पे क्लिक करूंगा तो जो मैंने टेक्निकल इवैल्यूएट किया है वो रिजल्ट यहाँ दिखेगा। एससी साहब इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या प्रोसीडिंग है
उसके बाद यहाँ पे है आई एग्री विद द इवैल्यूएशन रिजल्ट ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, फर्दर आई एग्री विद द प्रोसीडिंग अटैच्ड हियर विद एंड गिव माय कंसेंट फॉर पब्लिशिंग द टेक्निकल इवैल्यूएशन रिजल्ट अलोंग विद प्रोसीडिंग। आई एग्री करेंगे तो ये जो रेड में आ रहा है एससी साहब का, ये ग्रीन हो जाएगा। देखिए ग्रीन हो गया, ये नीचे आ रहा है, इसको हटाना पड़ेगा, दोबारा आ रहा है। तो इस तरह से जितने भी मेंबर्स होंगे उनके पास आई एग्री का बटन दिखेगा, वो इसको एग्री करते जाएंगे। नीचे की सारी प्रोसीड, जब सभी मेंबर्स एग्री कर देंगे उसके बाद ही ये पब्लिशिंग के लिए आगे जाएगा। मैं अभी तीसरे कमेटी मेंबर से भी एग्री कर देता हूँ। हेलो नवीन जी। जी 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 सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रोसीडिंग लेटर वो साइन होनी चाहिए। जी, प्रोसीडिंग लेटर आप साइन करवा के ही डालें तो ज्यादा बेटर है। सर किससे, जैसे कोई अंबाला से आ गया और यहाँ नारनौल में है तो पहले वो प्रोसीडिंग कैसे साइन करवाएंगे? देखिए हाँ देखिए, क्वेश्चन बड़ा वैलिड है आपका कि अंबाला से, इसमें यही हो सकता है पॉसिबल। वैसे तो आइडली हार्ड कॉपी जो है वो साइन होती है जब हम इकट्ठे बैठते हैं सारे। ओके सर। केस में अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने साइन करके दूसरी जगह भेज दें तो उसी के ऊपर वो इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अपने साइन करके उसके स्कैन करके आगे आगे स्कैन चलता रहे तो साइन आते रहेंगे। और ये साइन जो है ये आने हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने अपने लॉगिन से अपने साइनों को बाद में एंडोर्स भी करना है। तो इसलिए हार्ड कॉपी साइन करके रिकॉर्ड में रह जाए या उनके पास, लेकिन फिजिकली वो स्कैन कॉपी अपलोड हो जाए तब भी काम चल सकता है, क्योंकि बाद में ये जो साइन वो करेंगे इसको उनको अपने लॉगिन से एग्री करना पड़ेगा, दिस इज माय सिग्नेचर। तो वहां पे वो जो है कि चांस कि भाई कोई इशू आ सकता है तो वो फिर प्लग हो जाता है। तो अभी हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि सारे एक जगह बैठे और फिजिकली साइन करें, तो आपको इस तरह से चलाना पड़ेगा ये। ओके सर। वीडियो बनाई हमारे माइक तो जब तीनों कमेटी मेंबर इसको फाइनली इवेल्युएट कर देंगे, इवेल्युएशन करने के बाद जो है ये ऑब्जेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को दिखेगा फॉर 7 डेज। 7 दिन के बाद जब कॉन्ट्रैक्टर उसको अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर ऑब्जेक्ट करता है तो ये सेम प्रक्रिया जो है फिर दोबारा से की जाएगी और उसकी पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव समरी बनेगी। जो ये करंट समरी आपको दिख रही है ये फिर ओल्ड समरी में कन्वर्ट हो जाएगी और जो न्यू समरी होगी, जैसे सपोज किसी कॉन्ट्रैक्टर ने ये रेज किया कि जी मेरा जो एवरेज फाइनेंशियल टर्नओवर है वो जो आपने मांगा था उतना ही है या उससे ज्यादा है, और वो जस्टिफाइड डॉक्यूमेंट देता है विद इन 7 डेज, या आप उसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल कमेटी का फैसला है कि वो कंसीडर करते हैं नहीं करते हैं उसकी ऑब्जेक्शन को। तो जो कॉन्ट्रैक्टर ऑब्जेक्शन रेज करेगा उस ऑब्जेक्शन को आप देख पाएंगे। आप उसके बाद अगर रीइवैल्यूएट करना चाहें तो पूरा रीइवैल्यूएट कर सकते हैं, उनका टेक्निकल मतलब सभी का रीइवैल्यूएट कर सकते हैं और एक फाइनल प्रोसीडिंग ड्राफ्ट कर सकते हैं सभी टेक्निकल कमेटी मेंबर से। जैसे हमने अभी किया है वैसे ही सबसे कंसेस ले सकते हैं। कंसेस लेने के बाद आप फाइनली उस प्रोसीडिंग को फर्दर जो है पब्लिश कर सकते हैं। जो आपकी फाइनल प्रोसीडिंग आप पब्लिश करेंगे,
अगर स्टिल कॉन्ट्रैक्टर को उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन होगी तो वो अपनी ऑब्जेक्शन रेज करेगा, फिर इस कमेटी के पास नहीं आएगी। वो एक सर आप थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? नहीं, अभी तो वो हम आपको डिटेल में बताएंगे बाद में। अभी तो ये है, कॉन्ट्रैक्टर के पास ऑप्शन है, वो इस कमेटी को रेज कर देता है, फिर इस कमेटी जो है ना वो रीथिंक करेगी इसके ऊपर, और रीथिंक करके दोबारा से वो प्रोसीडिंग डालेगी, वो प्रोसेस सारा दोबारा होगा। अभी तो यही प्रोसीजर है, और इसमें अगर कोई चेंज होगा तो वो लेटर के माध्यम से हम बताएंगे। उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है गवर्नमेंट लेवल पे कि फर्दर क्या करना है। तो अभी तो यही है, बस इतना ही बताएंगे। हाँ, तो ये वन टाइम। वन टाइम ऑब्जेक्शन के बाद जो है, जो आपकी फाइनल प्रोसीडिंग होगी वो यहाँ पे भी पब्लिश हो जाएगी कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, और वही सेम प्रोसीडिंग आपने ई टेंडरिंग के ऊपर अपलोड करनी है फॉर फर्दर ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल बिड। आप उससे पहले फाइनेंशियल बिड नहीं ओपन कर पाएंगे। इसमें किसी को कोई डाउट हो यहाँ पे? हेलो हाँ जी। सर, आपने कहा है कि जो ऑप्शन रहेगा मेंबर ऑफ सेक्रेटरी के ऊपर रहेगा, लेकिन यूएलबी में हम जब सेलेक्ट करते हैं, मेंबर बनाते हैं, वहां पे सिर्फ दो ही ऑप्शन आते हैं, चेयरमैन और मेंबर। मेंबर ऑफ सेक्रेटरी शो ही नहीं करता सर वहां पर। मेंबर सेक्रेटरी वही होगा जो टेंडर फ्लोट कर रहा है, जो एक्सीएन जो डिवीजन टेंडर फ्लोट कर रही है, उनके जो हाँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे वो आपके जो है मेंबर सेक्रेटरी होंगे। बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ सेक्रेटरी हो जाएंगे। जी 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 जी। ठीक है सर। तो ये तो था सारा टेक्निकल इवैल्यूएशन को लेकर के। इसके बाद जब आप फाइनेंशियल ओपन कर देंगे तो मैं आपको फाइनेंशियल का भी बता देता हूँ। फाइनेंशियल में जब आपके पास बीओक्यू जो डाउनलोड करते हैं आप ई टेंडरिंग साइट से, उस बीओक्यू को यहाँ पे अपलोड करना है। मैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे फाइनेंशियल समरी का एक बटन है, फाइनेंशियल समरी पे क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पे फाइल चूज करनी है। कंपैरेटिव समरी जो आपके पास डाउनलोड होके आती है, बोलना है नोट है नोट। नहीं नहीं, नेट तो चल रहा है। एक बार पूछना उसे कहाँ है। तो आपने वो फाइनेंशियल समरी जो है अपलोड करनी है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे एक आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप इंपोर्ट बीओक्यू पे क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह से फाइनेंशियल समरी आ जाएगी। जैसे इसके अंदर एनएस आइटम भी है और एचएसआर आइटम भी है। तो यहाँ पे आपको दोनों के रेट दिखेंगे जिन जिन कॉन्ट्रैक्टर ने पार्टिसिपेट किया है। ये जस्ट मैं आपको एक डमी दिखा रहा हूँ। जिन जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है उन वो कौन कौन बीओक्यू 1 में L1 L2 L3 L4 थे, कौन बीओक्यू 2 में L1 L2 L3 थे। फाइनल समरी ये सिस्टम ने ऑटोमेटिकली निकाली है कि ये जो है कॉन्ट्रैक्टर, इनकी बीओक्यू 1 की और बीओक्यू 2 की अमाउंट मिला करके ये समरी जो ये निकल के आती है ये L1 है। तो ये L1 L2 L3 4 बना दी है। जहां पे वो लगाओ ना, जहां पे जो जीएसटी नंबर हमारे पास उस बीओक्यू के अंदर अवेलेबल होगा, वहां पे वो बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम के साथ मैच कर जाएगा। जहां पे अवेलेबल नहीं होगा वहां पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड का ऑप्शन आ जाएगा, आपके पास सेलेक्ट करने की ऑप्शन होगी। अब जैसे ये ये वाला है, अच्छा क्योंकि मैंने टेक्निकल इवैल्यूएशन इन कॉन्ट्रैक्टर के साथ किया है तो इसलिए ये यहाँ दिखा नहीं रहा है। अदरवाइज यहाँ पे जो है आप चूज कर सकते थे। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे द भिवानी अगर मैं करता हूँ, देखिए ये आ गया शुभम कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये मैप कर देंगे आप।
इस तरह से आप बेसिकली यहाँ पे जो आपके पास सिलेक्शन के लिए आएंगे वो वही आएंगे जिनके साथ आपने टेक्निकल इवेल्युएशन किया है। ये क्या कहते हैं, मैंने किसी और टेंडर का ये बीओक्यू अपलोड किया है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। अदरवाइज आपके पास यहाँ पे वही ऑप्शन दिखेंगे और आप उनको मैप कर सकते हैं। मैप करने के बाद आपने सेव एंड प्रोसीड फॉर नेगोशिएशन करना है। इसमें किसी को कोई डाउट है? जहां पे जीएसटी नंबर होगा वहां पे सिस्टम अपने आप मैप कर देगा, वहां आपको मैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर सर वो पीछे ही प्रोसीड नहीं करने देगा, टेक्निकल इवैल्यूएशन नहीं करने देगा। इसमें एक चीज और है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने पार्टिसिपेट कर लिया टेंडर के अंदर और उसने HEWP के ऊपर अपना लॉगिन अकाउंट नहीं बनाया है तो वो टेक्निकल इवैल्यूएशन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। वहां पे उसका लॉगिन, क्योंकि मैंडेटरी कंडीशन यही है कि लॉगिन अकाउंट होना चाहिए हर कॉन्ट्रैक्टर का, चाहे वो रजिस्टर्ड हो HEWP पे या ना हो, लेकिन लॉगिन अकाउंट जरूर होना चाहिए उसका। जब आप ये मैप कर लेंगे तो उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड फॉर नेगोशिएशन करना है और उसके बाद आप जो है अलॉटमेंट प्रोसेस के ऊपर चले जाएंगे। वहां पे आपका नेगोशिएशन चलेगा, वहां पे आप अलॉटमेंट करेंगे। तो नेगोशिएशन और अलॉटमेंट से लेकर फर्दर आगे अलॉटमेंट तक हमारे साथ मिस्टर दुबे हैं, वो आपको बताएंगे। अगर आपको अब तक का जो हमने टेक्निकल इवैल्यूएशन किया, डिस्कस, ई टेंडरिंग किया, ED&IT किया, जी सर। ये वाला कह रहे हैं, सुनिए ये ऊपर जो आ रहा है कॉस्ट। हाँ ठीक है, ये ठीक ठीक कर है, ये देंगे। पॉइंट नोट कर लिया है, ये कर देंगे ठीक। ठीक है सर। थर्ड वन सर में एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है, जो हम वहाँ पे हम जो DNIT क्रिएट करनी पड़ती है, हमें है DNIT क्रिएट करनी पड़ती है, ED&IT प्रिपेयर पे डॉक्यूमेंट आना पड़ता है जहाँ पे हमें, हाँ वहां पे हमें स्क्रॉल डाउन करके नेम सेलेक्ट करना पड़ता है सर। अब हमारे लग चुके हैं 100-200 टेंडर लग चुके हैं, तो 200 टेंडर में ढूंढने में टाइम लग जाता है सर। ठीक है, फिल्टर दे देंगे ऊपर, एक एस्टिमेट का फिल्टर दे देंगे। ठीक है सर। ठीक है जी सर। वो कह रहे हैं कि स्क्रॉल डाउन करके देखना पड़ता है, यहाँ पे ऊपर एस्टिमेट सेलेक्ट करने का दे देंगे। ठीक है, हाँ कर देंगे, कोई नहीं। और सर सेकंड है सर, इसमें हमारे कुछ एम्प्लॉय डायरेक्टरी में शो कर रहे हैं आपके, हाँ हाँ लेकिन हमारा उसमें जब हम उसको लॉगिन करना चाह रहे हैं वहां पे वो दिखाता है यूजर इज नॉट रजिस्टर्ड। उसकी टिकट्स भी मैं 2-3 बार रेज कर चुका हूँ सर। ऑफिस मैपिंग का इशू होगा, डेजिग्नेशन मैपिंग का। यूजर नॉट रजिस्टर्ड। जी सर, उसका फॉरगेट पासवर्ड करता हूँ तो यूजर इज नॉट रजिस्टर्ड दिखाता है वहाँ पे। यूजर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है या क्या कहते हैं? परमानेंट एम्प्लॉई है सर, आपकी एम्प्लॉय डायरेक्टरी में वो मैपिंग शो कर रहा है, लेकिन वहाँ पे यूजर इज नॉट रजिस्टर्ड लिखाता है। ये कहीं बहुत सी जगह पे इशू है सर हमारा। ट्रांसफर तो नहीं हुआ है कहीं? नहीं सर, पहले वही उसी पोस्ट पे थे, ओके, उसी डिवीजन में है। कितने केसेस हैं ऐसे? 1-2 केसेस हैं या एक ही है? कई केसेस है सर ऐसे। ये फिर एक बार ये देखना पड़ेगा HRMS टीम के साथ, क्योंकि यूजर नॉट रजिस्टर्ड तो होना ही नहीं चाहिए। यूजर नॉट रजिस्टर्ड तो सिर्फ उनके लिए आता है जो हमारे यहाँ लोकल रजिस्टर्ड हुए, दैट मींस ये कॉन्ट्रैक्चुअल बिल्कुल सर, एम्प्लॉइज के लिए। उसकी मैं टिकट भी रेज कर चुका हूँ सर, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, आपने वो टिकट जब रेज करी थी तो कौन से क्या सिलेक्ट किया था उसमें, कैटेगरी क्या करी थी? HRMS इशू दिखाया था मैंने, और आप में भी गौरव जी ने भी भेजा था आपको सर। नहीं मेरे को ध्यान नहीं है, आप मेरे को ये बता दीजिए कैटेगरी क्या चूज करी थी? HRMS इशू दिखाया था बल्कि मैंने आपसे डिस्कस करके, HRMS इशू। नहीं, HRMS इशू तो आपने लिखा था, मैं कैटेगरी कह रहा हूँ। वहाँ पे आती है ना कि ED&IT का HRMS आता है वहाँ पे सर। अच्छा, HRMS आता है, चलिए वो मैं कंसर्न टीम से डिस्कस कर लेंगे HRMS की। ठीक है सर। अब नेक्स्ट चलो सर, एक और है। हाँ बताओ। सर जैसे हम रफ कॉस्ट एस्टिमेट में जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, अपलोड कर दिए हमने, अप्रूवल कर दिया वर्क, अप्रूवल वर्क्स में जाके अप्रूवल कर दिया सर वर्क्स। ठीक है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए हैं उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं हम। जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए कह रहे डाउनलोड नहीं कर पा रहे। नहीं, ऑप्शन है कहाँ आपको। पे है सर ऑप्शन? जब आप दिखा ट्रैक दो, में दिखा दो। दिखा देता हूँ। दिखा दीजिए सर।
अच्छा अप्रूव्ड नहीं है, अप्रूव्ड वाला तो आता है, अप्रूव्ड वाला आ जाता है, डिटेल में चला जाता है। अप्रूव्ड की आप बात कर रहे हैं ना? हाँ जी सर। अच्छा अप्रूव्ड वाला दे देंगे, आपको ऑप्शन दे देंगे अप्रूव्ड वाला। नहीं अप्रूव्ड का ऑप्शन नहीं है सर वाला इसमें। नहीं है, ठीक है। फाइनल सेव वाला तो है, हमने फाइनल सेव वाला है लेकिन अप्रूव्ड वाला नहीं है सर। नहीं, वो अप्रूव्ड वाला डिटेल्ड में चला जाता है, इसलिए नहीं है। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि डिटेल में वही डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने पड़ते हैं, वो डाउनलोड दोबारा हो नहीं पाते सर। नहीं नहीं दे देंगे, आपको एक ऑप्शन दे देंगे अप्रूव्ड एस्टीमेट का, जहाँ एस्टीमेट ट्रैकिंग है ना वहीं पे उसके साइड में दे देंगे आपको, वो एस्टीमेट आ जाएंगे नीचे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट। ठीक है सर। नेक्स्ट है सर, जो हम ई-डीएनआईटी हम जो अपलोड करते हैं अथॉरिटी की वाली, जो अथॉरिटी से अपलोड करवा के 1 करोड़ से नीचे की है, उसमें जो आपने लिखा है अप्रूवल लेटर नंबर अपलोड, उसमें आपने जो साइज दिया हुआ 256 KB दिया हुआ है, उसमें हम सिंपल फाइल भी अपलोड करते हैं, वो भी नहीं हो पाती है। नहीं ऐसा नहीं है सर मैं करता हूँ रूटीन में, तो मैं इशू 6 to 7 पेजेस की फाइल 256 KB में बड़े आराम से अपलोड होती है। नहीं हो रही सर। नहीं अप्रूवल लेटर नहीं, आप बिड डॉक्यूमेंट की बात उसमें कह रहे हैं या बिड डॉक्यूमेंट में तो आपने साइज दिया हो 3 MB का सर, हाँ उसके नीचे जो अप्रूवल लेटर नंबर देते हैं जहाँ पे अप्रूवल अथॉरिटी का 1-1.5 पेज का अप्रूवल लेटर होता है सर, कई बार लंबी फाइल हो जाती है तो पूरी स्कैन करके डालनी पड़ती है। शॉर्ट आउट हो गया। लेटर तो शॉर्ट बनवाओ, लेटर में मतलब इतना एक्सपेक्ट करो। 256 KB में एक सिंगल पेज स्कैन करा हुआ नहीं अपलोड होता सर। नहीं होता है, बिल्कुल होता है, मैं अपलोड करके दिखा दूंगा। टूल्स है सर ना, आप तो दिखा दीजिएगा, लेकिन उसमें मैं रूटीन में कर रहा हूँ तो इशू आ रहा, तो मैंने इसलिए रेज कर दिया सर। नहीं एक्चुअली पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, आपकी स्कैनिंग क्वालिटी अगर बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दोगे ना तो भी इशू आता है। सर कैम स्कैनर से नॉर्मली स्कैन करते हैं तब भी सिंगल पेज में 256 से ज्यादा ही बनती है। आप मेरे को डॉक्यूमेंट भेजना, मैं आपको बता दूंगा वो कितने का है, टूल भी बता दूंगा। सुबह 1.25 घंटे लगता है। हाँ, इसके टूल्स आते हैं इसको रिड्यूस करने के। देखिए स्टोरेज जो है वो पूरे हरियाणा में यूज होना है, स्टोरेज जो है ना बहुत वैल्यू है, पैसा है एक तरह की। हमें हम भरवा देंगे तो हमारी हार्ड ड्राइव बड़ी जल्दी भर जाएगी। इसको पर्पसफुली इसको लो रखा गया है, उसमें आपको जरूर थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है। आप अपने टूल्स जो है ना वो देख लीजिए किसमें जो है केवी रिड्यूस उसका मैंने एक अल्टरनेट निकाल दिया था कि मैं क्या करता हूँ, एक वर्ड में लिख देता हूँ, रेफरेंस नंबर, लेटर नंबर सब कुछ डाल के वो अपलोड कर देता हूँ सर। हाँ बस ठीक है जी सर। लोड को तो बेल्ट बूट लगाना, पीछे बैठना ना चलो भाई। और किस पीछे वाला एक्सक्यूज मी सर, हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ जी सर, आपको सर बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था सर, डिटेल्ड एस्टीमेट के अंदर क्रिएट न्यू का ऑप्शन नहीं आता। रफ कॉस्ट की बजाय अगर हम सीधा डिटेल्ड एस्टीमेट बनाना चाहे तो नहीं बना सकते सीधा डिटेल एस्टिमेट, पहले रफ बनाना पड़ेगा आपको। उसमें ये है, अगर आप रफ बना लेते हो डिटेल की तरह, फिर आपको डिटेल में कुछ नहीं करना, बस सेव करना है। तो सेव डाटा आपका जो रफ वाला है वो डिटेल में सेव हो जाएगा। पता नहीं किसने बुलाया था मीटिंग, वो एफर्ट नहीं लगेगा उसको दोबारा बनाने में, दोबारा एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। का कोई वो नहीं था मीटिंग एंट्री करके सेव करके फिर डिटेल की ऑप्शन खुलेगी। ओके। 2 बजे दूसरा सर, मैं वर्क अलॉटमेंट के अंदर सैंक्शन लेटर तक तो आ जाता है, उसके बाद लेटर ऑफ इंटेंट जनरेट नहीं होता ना, अलॉटमेंट लेटर जनरेट होता है सर। हाँ कोई नहीं, आज आपको अभी ट्रेनिंग दिखाएंगे लेटर ऑफ इंटेंट और लेटर ऑफ अलॉटमेंट कैसे चाहिए। आपके महेंद्रगढ़ में एक्शन साहब ने ऑलरेडी जनरेट कर लिया है, लेटर ऑफ इंटेंट भी जनरेट किया है, वो आपको दिखा भी देंगे। बाकी कोई इशू आपको फिर भी आ रहा है तो आप टिकट रेज कर सकते हो। ओके सर। अब ये नेक्स्ट आपको बताएंगे अलॉटमेंट का प्रोसेस कैसे है। अलॉटमेंट प्रोसेस है, आपका जब फाइनेंशियल बिड वहाँ सबमिट कर देंगे आप वहाँ पे आप D90 वाले मॉड्यूल में, फिर आप यहाँ पे वर्क अलॉटमेंट सिस्टम में आना। 5 दिन ना अभी। गौरव जी प्लीज जरा बोलेंगे। 5 बजे के बाद अपना किसका फोन नहीं आएगा, 5 से पहले आ सकता है, राइट है फोन कर। मैं बोल रहा हूँ सर उसको। हेलो, प्लीज अपने मोबाइल और ऑफ कर दें, जब किसी क्वेश्चन है तभी अनम्यूट करें। इसमें आपके लिस्ट ऑफ जितने भी होंगे ना D90 टेंडर, वो यहाँ पे दिखेंगे इस ग्रिड में। अभी तो सिंगल दिख रहा है, मैंने टेस्टिंग के पर्पज से रखा हुआ है।
उसके बाद इसमें जो है आपका सेकेंड स्टेप पे कॉन्ट्रैक्टर रेट एंटर करने का है। मैं दिखा देता हूँ एक, मैं आगे पूरा कंप्लीट तो नहीं दिखा सकता हूँ, एक वीडियो इसका बना दूंगा इस हफ्ते, आपको HEW पोर्टल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा एक एक करके एंट्री मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी लेटर वगैरह सारे मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको जब यहाँ गो टू नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, फिर आपको ये कॉन्ट्रैक्टर रेट आपको डालने पड़ेंगे, जैसे HSR के होंगे, BOQ1 के या BOQ2 के, इसको मैन्युअली आपको डालने पड़ेंगे अभी फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर के आपके सारे डिटेल आ जाएंगे, एक एक कॉन्ट्रैक्टर का नाम आ जाएगा, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, उसका रेट HSR का तो परसेंटेज में आप एंटर कर सकते हैं, और NS आइटम का आप उसमें आइटम वाइज एंटर करेंगे। चंडीगढ़ से बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद आप जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर रेट आप सबमिट कर देंगे, सेव कर देंगे, तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा लेवल ऑफ नेगोशिएशन, ये किस लेवल की नेगोशिएशन है इस टेंडर का। तो अगर इसमें एक और ऑप्शन भी है आपको दिया हुआ कि इसमें आप जैसे नेगोशिएशन कई केस में ना टेंडर में होते नहीं है, अगर नहीं होने वाले होंगे तो यहीं पे आप लेवल ऑफ नेगोशिएशन पे ही यस और नो का ऑप्शन पूछ रहे हैं, वहां पे जैसे ही आप नो कर दोगे इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर आपको ये जो क्रिएट कमिटी और नेगोशिएशन रेट प्रोसीडिंग और सैंक्शन लेटर का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, आप डायरेक्ट लेटर ऑफ इंटेंट निकाल सकते हैं यहाँ से, और उसके बाद अलॉटमेंट कर लेंगे। अगर आप नेगोशिएशन का प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं तो फिर आपको नेगोशिएशन की लेवल बताना होगा कि किस लेवल की नेगोशिएशन है, सर्कल लेवल की नेगोशिएशन है, डिवीजन लेवल की है, या हेड ऑफिस लेवल की नेगोशिएशन है। नहीं, अभी हमारे पास डाटा उस टाइप का नहीं है, तो इसमें आप लेवल ऑफ नेगोशिएशन एक एक कर अगर जिस लेवल के नेगोशिएशन होगी उस लेवल के आप नेगोशिएशन के एंट्री करेंगे। जैसे डिवीजन ऑफिस, सर्कल ऑफिस आगे भेजेगा, सर्कल ऑफिस की अगर नेगोशिएशन है तो सर्कल ऑफिस इसको सिर्फ सैंक्शन तक कमिटी बना के ये नेगोशिएशन रेट डाल के और प्रोसीडिंग निकाल के सैंक्शन तक जाएगी। अलॉटमेंट और लेटर ऑफ इंटेंट जो होगा वो सिर्फ डिवीजन ऑफिस से ही होएगा। ठीक है, तुम नहीं, अब आगे प्रोसेस नहीं जाएगा, वो आएगा नहीं, वो फिर इसी पे आ जाएगा। मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेकिंग दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको प्रोसीडिंग लेटर, सैंक्शन लेटर और लेटर ऑफ इंटेंट और अलॉटमेंट लेटर दिखा दे रहा हूँ। बाकी आपको वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट मैं आपको दिखा दूंगा एक एक एंट्री करके। सुबह नोटिस जाएंगे जी, आएंगे साफ साफ खराब हो। ये आपका कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेकिंग होगा, जब आप नेगोशिएशन रेट एंटर कर देंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेकिंग निकल जाएगा, आपने बस सिग्नेचर करना है, स्टाम्प वगैरह आएगा, ये आपने कॉन्ट्रैक्टर से सिग्नेचर कराना है। सिग्नेचर कराने के बाद आप प्रोसीडिंग के लिए, प्रोसीडिंग के टाइम पे जो स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है सर, वीडियो सही है, स्क्रीन चेंज नहीं हो पा रही है सर। आज गई है उनकी कोई वो है स्क्रीन ये वाली शेयर हो रही है ब्राउजर की, यही है, डाउनलोड किया होगा, PDF शेयर नहीं है, शेयर करना पड़ेगा। PDF शेयर नहीं है, मैं PDF शेयर करो, यहाँ से वहीं से होगा, स्क्रीन शेयर से, स्क्रीन शेयर से यहाँ से ये मेरा इधर कर दो शेयर। ठीक है, अब दिख रहा है आपको, मैं दिखा देता हूँ। ये आपका कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेकिंग ऐसे निकल जाएगा जब आप नेगोशिएशन रेट एंटर करेंगे, यानी 5th स्टेप पे आप एंटर करेंगे। इसमें आपका जो आपने D90 के टाइम पे कॉस्ट क्या थी, कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, क्या रेट दिया हुआ था ई ट्रेंडिंग वेबसाइट पे अपलोड किया था, और नेगोशिएशन कितने % पे हुई है और क्या उसका रेट आया, वो आ जाएगा। उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्टर से सिग्नेचर कराना है, इस पे सिग्नेचर कराने के बाद देन आपको प्रोसीडिंग, जब 5th स्टेप पे जाएंगे तो बस ये अपलोड आपको डॉक्यूमेंट कराना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, इसमें एंटर डाटा कम करना है, आप बस इसमें अपलोड कराएंगे। अपलोड कराने के बाद आपको प्रोसीडिंग लेटर निकल जाएगा। प्रोसीडिंग लेटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यो करके वो अपने से रेट उसका ज्यादा है, फिर तो 1000 रुपए 1500 बहुत बड़ा तो वो
प्रोसीडिंग लेटर दिख रहा है आपको? तो ये आपकी प्रोसीडिंग लेटर ऐसे जनरेट हो जाएगी। प्रोसीडिंग लेटर जनरेट होने के बाद आपको प्रोसीडिंग में आपकी कमेटी में जो जो आपने कमेटी में बनाए होंगे वो सीनियरिटी वाइज आपका नीचे स्टैंप भी आएगा। देन उसके बाद सैंक्शन लेटर निकल जाएगा। सैंक्शन लेटर निकलने के बाद सपोज डिवीजन लेवल की अगर नेगोशिएशन है तो फिर सैंक्शन लेटर के निकलने के बाद लेटर ऑफ इंटेंट वाले मेनू पे चला जाएगा 8 स्टेप पे। अगर सर्कल और हेड ऑफिस की अगर नेगोशिएशन होगी तो सैंक्शन लेटर निकलने के बाद वो टेंडर आपको डिवीजन ऑफिस के लॉगिन पे ना लेटर ऑफ इंटेंट और अलॉटमेंट के लिए दिखेगा। जो लेटर ऑफ इंटेंट बोल रहे हैं कि नहीं निकल रहा है कई बार, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने चेक किया था, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरे को ग्रीवेंस भी आई थी, इसकी टिकट जनरेट किया हुआ था किसी डिवीजन ने। ऐसा मैंने डमी डाटा एंटर करके चेक भी कर लिया था, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि अगर कोई इशू है तो आप मेरे को दोबारा टिकट जनरेट कर लीजिए, मैं आपसे बात कर लूंगा कॉल करके। मैं आपको एक सैंक्शन लेटर दिखा दे रहा हूँ। सर स्क्रीन फिर दोबारा वो हो गई है। ये एक्चुअली हमने सर्कल ऑफिस से किया हुआ है अलॉटमेंट, तो इसलिए ये स्टाम्प सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का आ रहा है टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। ठीक है, तो ये सर्कल लेवल की हमने नेगोशिएशन की थी। तो ये आपका सैंक्शन लेटर आपको ऐसे दिखेगा। ये लाइव किया हुआ है हमने, कोई डमी नहीं आपको दिखा रहा हूँ। हमने फील्ड ऑफिस से ये वहां से मंगाए हुए थे, तो आपको ये दिखा रहा हूँ। और एक्सेप्टेंट लेटर भी आपको दिखा रहा हूँ। ये लेटर ऑफ इंटेंट, ये आपका अलॉटमेंट लेटर हुआ फाइनली। ये आप जो डेट की बात कर रहे थे, जो स्टार्ट डेट ये आ रहा है, ये स्टार्ट डेट वो डेट होगा जो आपने पैकेज के टाइम पे लिया होगा। जैसे 250 डेज लिया हुआ है, तो जब अलॉटमेंट करेंगे तो अलॉटमेंट के टाइम पे हम पूछते हैं कि कितने देर बाद ये वर्क स्टार्ट होएगा। तो बाय डिफॉल्ट तो हमने 7 डेज दिया हुआ है और मैक्सिमम 60 डेज किया हुआ है। आप इसके बीच में कोई भी डेज ले सकते हैं कि स्टार्ट कब करना चाहते हैं, 1 डेज भी ले सकते हैं उसमें। तो उस 1 डेज से 150 डेज तक का काउंट करेगा। वो डेट ऑफ स्टार्ट होएगा, और डेट ऑफ स्टार्ट जो 1 डेज होएगा वो वहां से स्टार्ट होएगा, और जो डेट ऑफ कंप्लीशन होगी ना वो 1 डेज से लेके आपका 250 डेज जो पैकेज में आपने पैकेज के टाइम पे दिया हुआ है वो डेट उठाएगा। तो ये आपका वर्क, मैं तो स्टेप एंट्री करके आपको नहीं दिखा पाया, बाकी लेटर आपको दिखा दिया हूँ। मैं इसका वीडियो बना के आपको HEW पोर्टल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, फिर वहां से आप देख लीजिएगा अगर एक एक एंट्री देखनी है तो इसमें जैसा कि आपने देखा कि ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। सबसे पहले चाहे हमने कॉन्ट्रैक्टर रेट है, नेगोशिएशन है, चाहे उसमें प्रोसीडिंग है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर की अंडरटेकिंग है, तो ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन में आपकी सबसे पहले लेटर ऑफ इंटेंट जारी होगी। लेटर ऑफ इंटेंट के बाद जब आप परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की डिटेल डाल देंगे तो अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगी। अलॉटमेंट लेटर कॉन्ट्रैक्टर के लॉगिन पे दिखने लग जाएगी। तो आज का जो ये प्रोसेस है ये ब्रीफ में बताया है, क्योंकि अदरवाइज हम एक एक स्क्रीन को करते तो काफी समय लग जाता। तो इसके लिए विद इन ए वीक आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें ये पूरा प्रोसेस डिटेल में एक टेंडर को जो होगा उसको करते हुए पूरा प्रोसेस दिखा देंगे स्टेप वाइज, क्योंकि अभी आपको हमने स्टेप के फर्दर सब स्टेप्स नहीं दिखाए हैं, तो वो उस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज हम अभी स्टेज पे हम आ गए हैं कि अब हमने अलॉटमेंट कर दी है। अलॉटमेंट के बाद अब जो है कॉन्ट्रैक्टर ने बिल कैसे सबमिट करना है,
तो अब उसके बारे में आपको बताएंगे अपने सुनील जी कि अब कॉन्ट्रैक्टर जो है काम करने के बाद अपनी जो रिकॉर्ड एंट्री है वो जेई को कैसे सबमिट करेगा, तो ये अब सुनील जी बताएंगे आपको। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। अलॉटमेंट और लेटर ऑफ इंटेंट अब डाउनलोड कहाँ से करें? जैसे मेरे 2 टेंडर अलॉट हो चुके हैं, पर अगर हम उस टाइम प्रिंट नहीं निकला था, अब हमें प्रिंट निकालना है, डाउनलोड कहाँ से करें? आपके रिपोर्ट आपके लॉगिन पे नहीं है, अभी हमने कॉन्ट्रैक्टर के लॉगिन पे दी है, आपके लॉगिन पे पेंडिंग है, वो दे देंगे हम 2-4 दिन में आपको मिल जाएगी। ओके सर। जैसे कि दुबे जी ने बताया था कि जब अलॉटमेंट होगी तो वहां पर जब एक्शन अलॉटमेंट करेगा तो उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि उसकी एमबी कौन सा जेई मेंटेन करेगा। तो उनको अपने डिवीजन का कोई भी जेई को एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे होगा जब भी कॉन्ट्रैक्टर अपना बिल करेगा तो बाय डिफॉल्ट उस जेई के पास ही जाएगा। स्क्रीन नहीं चल रही सर। अलॉटमेंट के टाइम हाँ, अलॉटमेंट के टाइम में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिसाइड करेंगे कि इसका जेई कौन होगा। जिस जेई को वो डिसाइड करेंगे उसी के पास ही कॉन्ट्रैक्टर का बिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर के पास ये ऑप्शन नहीं है सिलेक्ट करने की जेई कौन होगा, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डेजिग्नेट करेगा। जब वो अलॉट करते हैं तो उस टाइम उनको जेई बताना पड़ता है कि इसका जेई कौन है, तो उसी जेई के पास ये जो है जाएगा। चलो मैं भी चलता हूँ। ठीक है भाई, मैं भी चल रहा हूँ। 5 बजे और क्या करते हैं हम साहब? हाँ बोलो। आप तो पहले निवेदन करके गए जी और मंगाजी गली को उद्घाटन कराइए और नंबर तक भेजिए। तो मैं के वर्करों से बड़ा हूँ कि मेरा आप ये एक कॉन्ट्रैक्टर का लॉगिन है सुनील कुमार यादव जी का। जैसे कि इसमें अब डैशबोर्ड आ रहे हैं इनके बारे में, स्क्रीन शो नहीं कर रही है। तो हो रही है जी। हाँ जी सर, अब होगी। जैसे ये कि कॉन्ट्रैक्टर का लॉगिन है। अरे सरकार मैं कहूँ मेरे पास सिंगला साहब का नाम ले रहा, तब मुझे थोड़ा हाँ सुनील का खट्टर से मोदी। ये सुनील कुमार यादव जी का लॉगिन है। इनको मोदी इनको एक जो अलॉटमेंट हुई थी इन्हीं को हुई है। उनके लॉगिन पे जैसे ही अपना लॉगिन करते हैं उनके पास ऑप्शन आती है सबमिट बिल टू जेई। इस पे क्लिक करेंगे, जो भी इनके पास एग्रीमेंट जहां जहां से भी इनके पास अलॉटमेंट होगी वो यहाँ पर उनको डिस्प्ले करेगी। उस एग्रीमेंट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शन आएगी एजेंसी का नेम कौन सा है उसका आ रहा हूँ सर। जैसे आप एग्रीमेंट को सिलेक्ट करते हैं उसकी वो डीएनआईटी देख सकता है, अपनी अलॉटमेंट देख सकता है और व्यू रेफरेंस एंट्री देख सकता है। जैसे कि अपनी अगर डीएनआईटी देखना चाहता है कि कॉन्ट्रैक्टर कि मेरी डीएनआईटी में कौन कौन से आइटम्स थे, तो उनके पास ये पूरी की पूरी उसके बाद डीएनआईटी आइटम वाइज उसके पास डिस्प्ले होगी। चलता हूँ। ऐसे ही उसके अलॉटमेंट 5 मिनट ड्राइव लाओ। साहब ये उसकी अलॉटमेंट उसको डिस्प्ले होती है। इसमें आता है हमारे पास कि इसकी एग्रीमेंट की अमाउंट कितनी है। बिल पेमेंट मेड अगेंस्ट दिस एग्रीमेंट, अभी तक हम इसकी कितनी पेमेंट कर चुके हैं जो अभी 0 आ रही है। बिल पास बट पेमेंट कैन बी मेड, जो जिसका हमने बिल पास किया है पर अभी हमने उसकी पेमेंट करनी है। बिल की टाइप रनिंग बिल है, फाइनल बिल है। जैसे आप रनिंग करोगे सिस्टम ऑटोमेटिक उसका फर्स्ट रनिंग बिल, सेकंड रनिंग बिल, थर्ड रनिंग बिल ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। आपके पास बिल नंबर डालने की ऑप्शन नहीं होगी। आपको उसका मेन कंपोनेंट सेलेक्ट करना है, सब कंपोनेंट ये कॉन्ट्रैक्टर को करना है। कॉन्ट्रैक्टर अपना बिल सबमिट कर रहा है। मीटिंग चल रही थी मेरी। आइटम नंबर ये है। आइटम नंबर पे जैसे
कॉन्ट्रैक्टर अपना माउस लेके जाएगा, उसके बाद टूल टिप में पूरा आइटम बात करना चाहता होगी। हूँ। ये सत्य प्रकाश जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। सत्य प्रकाश के नाम से जो लॉगिन हुआ है प्लीज म्यूट कर दीजिए। जैसे ही हमने आइटम सिलेक्ट की, उसमें सिस्टम ने पूछा उसकी टोटल क्वांटिटी एज पर DNIT 5 नंबर थी, जिसके क्वांटिटी प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड 0। अगर इन्होंने पिछला कोई बिल बनाया होता तो यहाँ पर उसकी क्वांटिटी एग्जीक्यूट होती। जी सर। और क्वांटिटी एंटर करनी है और सेव कर देना है। हाँ जी सर। हाँ वो बिना बात पता किसने कर दिया मेरी आवाज है। सत्य प्रकाश जी अपना म्यूट कर लो। नहीं बंद कर दिया। नहीं है अभी। मेरा म्यूट है सर। आपको उसकी डिस्क्रिप्शन एंटर करनी है, उसकी क्वांटिटी, और अगर आपने उसके साथ कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो चूज फाइल। ये एक लाइव टेंडर था तो मैंने इसमें ये ऐड की हुई है एंट्रीज। ये उसकी रिकॉर्ड एंट्री है। बिल सबमिटेड बाय एजेंसी, बिल नंबर, सबमिटेड डेट, एजेंसी का नेम, उसका ट्रेजरी यूनिक कोड, एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट था, उसका वर्क का नेम क्या था, उसकी एस्टिमेट कॉस्ट, अलॉटमेंट नंबर, डेट, एग्रीमेंट की स्टार्ट डेट, एंड डेट, और एजेंसी हेलो ये उन्होंने सब कंपोनेंट और इस आइटम में इन्होंने ये आइटम डिस्क्रिप्शन एंटर की थी। ऐसे करते करते जितनी भी उन्होंने अपना बिल सबमिट करना है वो अपनी रिकॉर्ड एंट्री सबमिट करेगा कॉन्ट्रैक्टर। जैसे ही उसकी एंट्री कंप्लीट हो जाती है तो वो कंटिन्यू पे क्लिक करेगा, डन, योर EMB रेफरेंस नंबर इज दिस। तो उसको अपना रेफरेंस नंबर फ्यूचर पर्पस के लिए सेव करना पड़ेगा। सेव टू एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट। जितनी भी आइटम्स उसने एंट्री की है, ये सारी की सारी आइटम उसने एंट्री की है, अब उसमें से कितनी परसेंट ये है कि जैसे रनिंग बिल है कोई और उसमें कॉन्ट्रैक्टर का कोई काम अभी स्टेजेस है पेमेंट की कि हमने अगर इतना काम कर दिया, इतने परसेंट डिले करना है, तो आपको अगर परसेंटेज उस आइटम के वर्क एग्जीक्यूट की रनिंग पे आपने कम देनी है, अभी 70, 80, 50, 60, 100, तो अकॉर्डिंगली आप उस आइटम की बता सकते हो। कॉन्ट्रैक्टर ये बताएगा कि मेरा ये काम एज पर एग्रीमेंट में 100% इसका अमाउंट का जो अमाउंट बनती है क्लेम कर सकता हूं, तो वो अपना 100% भरेगा। अगर उसकी एग्रीमेंट में ये है भाई उसने अभी कमीशनिंग से पहले एग्जीक्यूट कर दी, लेकिन कमीशनिंग से पहले वो 75% पेमेंट ले सकता है एज पर एग्रीमेंट, तो वहां 75% भरेगा और उसके हिसाब से उसकी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, आगे जितना ये कॉन्ट्रैक्टर फील करेगा, जेई उस परसेंटेज से ज्यादा वो उसको फीड नहीं कर पाएगा, उससे कम कर पाएगा। जैसे कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने 50% फील किया है तो जेई उसे 60% नहीं कर पाएगा, यानी कि उसे जब भी परसेंटेज करनी है तो उससे कम ही कर पाएगा। मतलब कहने का है कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो डिमांड करी है पैसे की बिल में, अपने बिल में रनिंग में, उस पर्टिकुलर आइटम की परसेंटेज जो है वो जेई कम कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता। सेव एक बार थोड़ा लाइट चली गई है तो एक बार थोड़ा डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा वेट करो। आवाज आ रही है जी?
हेलो, आ रही है सर, अभी आ रही है। ठीक है जी। स्क्रीन दिख रही है अभी आपको? जयवीर जी, स्क्रीन बहुत कम दिख रहा है सर। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है सर। ओके ओके, मैंने जूम कर रखा था। आवाज नहीं आ रही है सर। स्क्रीन विजिबल है जी? विजिबल हो रही है सर स्क्रीन? हाँ जी। हेलो, हेलो, आ रही है आवाज? गौरव जी आवाज आ रही है? आ रही है जी, स्क्रीन भी विजिबल है, आवाज भी आ रही है। हेलो, हेलो, नेट तो चल रहा है, नेट चल रहा है सर, नेट तो चल रहा है। आवाज आ रही है जी? हेलो, आ रही है आवाज आ रही है। हाँ भाई सर, स्क्रीन शो हो रही है सर? हाँ जी हो रही है। जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड स्क्रीन में आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्टर अपनी परसेंटेज ऑफ पेमेंट अपनी एक्सेप्ट डिमांड करेगा कि मुझे 100% मैंने काम कर दिया है तो मुझे इसकी 100% पेमेंट की जाए। थर्ड स्क्रीन में उसके पास उसकी पूरी की पूरी अमाउंट एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट डिस्प्ले आ जाएगा जो डिस्प्ले हो रहा है। इन्होंने 5 आइटम्स थी, 5 आइटम्स में इनके पास कंपोनेंट का नाम क्या था, सब कंपोनेंट क्या है, आइटम्स कोड क्या है, आइटम की डिस्क्रिप्शन, ग्रोस अमाउंट कितनी थी, परसेंटेज ऑफ पेबल कितना है 100% है और टोटल अमाउंट कितनी है ये डिस्प्ले होगी। टोटल अमाउंट हमारी थी 75442। इन्होंने इनकी नेगोशिएशन हुई तो इन्होंने 6.51 लेस HSR पे इनको अलॉट हुआ, माइनस में इनको अलॉटमेंट हुई थी 6.51 जिसकी अमाउंट बनती है 4911।
तो 75442 में 4911 इनकी माइनस करते ही इनकी टोटल अमाउंट बनती है 70531। उसके बाद इनको इनकी सिक्योरिटी कितनी डिडक्ट करनी है, उसके इनकम टैक्स, लेबर सेस, टीडीएस, ये उनको फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद इनको कैलकुलेट करते ही ये टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट में उनको जो उनको अलॉटमेंट हुई थी, नेगोशिएशन हुई थी, उनको 6.51 उन्होंने लेस एंट्री की थी, तो उनको इस रेट पर इतने परसेंटेज में उनको जो टेंडर अलॉटमेंट हुई है इतनी, तो टोटल जो बिल की अमाउंट बनती थी 75442 बन रही थी, उनमें से -6.51 HSR रेट उसका माइनस हुआ है, तो इतने का उसका बिल बना है 70531। सिक्योरिटी कितने परसेंटेज सिक्योरिटी डिडक्ट करनी है, ऐसे ही टैक्सेस, लेबर सेस और टीडीएस। ठीक, ये प्रीवियस अमाउंट अगर उन्होंने लास्ट में इसका कोई फर्स्ट रनिंग बिल या सेकंड रनिंग बिल में कोई भी अमाउंट उन्होंने बिल में डिडक्ट की होगी तो यहाँ पर वो डिस्प्ले होगी। तो कैलकुलेटेड अमाउंट टोटल डिडक्शन हमारी इतनी थी 66348, नेट बिल अमाउंट 64183। तो इसमें ये कॉन्ट्रैक्टर अपने रिमार्क्स एंटर करेगा और ऑफिसर नेम वही आएगा जो अलॉटमेंट के टाइम जो हम जेई सिलेक्ट करेंगे। जेई सिलेक्ट करते ही ये वाला एमबी अब जेई के पास डिस्प्ले होगी। रिपोर्ट एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट की रिपोर्ट है जिसमें बिल नंबर, एजेंसी का नेम, एग्रीमेंट, वर्क नेम, अलॉटमेंट नंबर, स्टार्ट डेट, ये उनका HSR आइटम था। एज पर DNIT कितनी क्वांटिटी थी, क्वांटिटी अप टू प्रीवियस बिल कि क्या एग्जीक्यूट हुआ है, करंट बिल में कितनी क्वांटिटी प्रपोज की है, कॉमुलेटिव अप टू डेट टोटल कितना हो चुका है, उसका HSR रेट क्या था, परसेंटेज ऑफ पेबल इन दिस बिल 100% उन्होंने डिमांड किया, अमाउंट ये बनती है, HSR प्रीमियम परसेंटेज कोई था नहीं, HSR प्रीमियम अमाउंट 0% पे तो 0, कॉन्ट्रैक्टर प्रीमियम -6.51, कॉन्ट्रैक्टर प्रीमियम अमाउंट -35202 और ग्रोस अमाउंट 50318। ऐसे ही जितनी भी आइटम्स उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ने ऐड की हुई है उनकी सारी कैलकुलेशन इसमें डिस्प्ले होंगी। उसका ये उसकी उन्होंने क्या क्या सिक्योरिटी डिडक्ट की है, तो उसका टोटल बिल की अमाउंट ये वाले 64184 ये जेई को सबमिट कर रहे हैं। फॉरवर्ड टू ऑफिसर, बिल सबमिट टू जेई सक्सेसफुली। अब ये बिल जेई के पास अब ये जो एमबी रिकॉर्ड एंट्री कॉन्ट्रैक्टर ने करी है इसको येलो एमबी कहेंगे, जैसे ये ऑफिस में येलो नोट और ग्रीन नोट होता है। तो इसकी सैंक्टिटी यही है कि इसमें जो परसेंटेज दी है, जो कॉन्ट्रैक्टर क्लेम जो अमाउंट कर रहा है उससे ज्यादा अमाउंट हम नहीं दे सकते, उसको कम कर सकते हैं। कोई भी आइटम जो है उसने अगर क्लेम करी है तो उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन एक बात देखने वाली है कि जिस दिन से कॉन्ट्रैक्टर ने सबमिट कर दिया उस दिन से मीटर चालू हो जाएगा 21 दिन का, डिपार्टमेंट ने बिल पास करना है। उसके बाद बिल पास करने के लिए भी अलग अलग टाइम लाइन है, जेई ने कितना देना है, एसडीओ ने कितना देना है, एक्शन ने कितना देना है। अगर वो उस पीरियड में नहीं पास होता तो कॉन्ट्रैक्टर को इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए अगर या तो पास करे या रिजेक्ट करे, बिल हमारे पास उस पीरियड में डील हो जाना चाहिए। उसके बाद पेमेंट का है कि पेमेंट टाइम पे हो जानी चाहिए। तो सुनील जी बताओ जेई क्या करेंगे। जेई जैसे जेई लॉगिन करते हैं उनके पास जिसने भी उनके पास सबमिट की हुई है उनके पास वो एग्रीमेंट आ जाएगा। एग्रीमेंट आने के बाद जो जो उन्होंने एंट्री
डिस्क्रिप्शन की एंट्री की है उनके पास ऑप्शन आती है उस क्वांटिटी को रिजेक्ट करने की, एक्सेप्ट करने की और एडिट करने की। अगर वो बाय डिफॉल्ट जितनी भी क्वांटिटी आई है वो एक्सेप्टेड होगी। अगर वो किसी अगर जेई को लगता है कि ये काम उसने नहीं किया हुआ है या फर्जी डाला हुआ, तो वो उस क्वांटिटी को रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, अगर उनकी क्वांटिटी कम या ज्यादा तो कर नहीं सकते, तो वो एडिट करेंगे। एडिट करते ही ये उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ने डिस्क्रिप्शन एंटर की थी, उन्होंने ये नंबर और ये लेंथ एंटर की है, तो ये टोटल क्वांटिटी। यू कैन नॉट इंक्रीज क्वांटिटी, यानी कि जेई उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए सिस्टम ने एरर मैसेज शो किया है। ऐसे ही मैं एक क्वांटिटी को रिजेक्ट कर देता हूं, तो सेव एंड कंटिन्यू। तो मेरा ये एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट पहले 6 क्वांटिटीज का आ रहा था, अब ये 5 क्वांटिटीज का हो गया, क्योंकि एक तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। ये उसके बिल आ गया, HSR टोटल। अब फॉरवर्ड टू ऑफिशियल करना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं, अप्रूव करना। रिजेक्ट और अप्रूवल की पावर सिर्फ एक्शन के पास होगी, जेई के पास नहीं होगी। उनको टैक्सीज, उनको जेई को टैक्सीज चेंज करने हैं अगर करना चाहते हैं, या कोई रिकवरी में हमारी स्टील की रिकवरी है, सीमेंट की है, एक्सेस पेमेंट की है, अदर है, तो आपको रिकवरी की अमाउंट एंटर करनी है। तो कैलकुलेट बिल अमाउंट, तो ये अमाउंट बनता है। तो आगे फॉरवर्ड किसको करना चाहते हैं? क्लर्क को करना चाहते हैं, असिस्टेंट को, बिल क्लर्क को, या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को, या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को? तो अब ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास चला जाएगा। तो इस तरह से जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जब पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाए कि जी ये मेरा बिल है, तो वो वहां पे उसको पास करेंगे। पास करने के लिए OTP जाएगा और ई साइन भी उनको करना पड़ेगा, तो वो बिल जो है पास हो जाएगा। पास होने के बाद वो हमारा एक टोकन सिस्टम होगा जिसमें वो टोकन लग जाएगा उसका, और वो टोकन का आगे फंड फ्लो के साथ जुड़ जाएगा। भाई आपको फंड फ्लो जो है बैंक से होने हैं या कहीं और से होने हैं, तो वो आप फिर पेमेंट करने की स्टेज में आ जाओगे टोकन लगने के बाद। तो टोकन लगना, पेमेंट लगना, फिर उसकी कैश बुक तैयार होना, ये सारा सिस्टम ऑनलाइन ही मिलेगा आपको। आज हम सिर्फ इतना ही आपको अलॉट में ये दिखा रहे हैं कि आपका बिल जो है कैसे पास होगा। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सर इसमें जेई कोई नई आइटम ऐड करना चाहता है वो नहीं कर सकता सर? बिल्कुल नहीं कर सकता। वेरिएशन स्टेटमेंट अगर आपको साइट पे ऐसा लगता है कि HSR NS में कोई आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको वेरिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, और वेरिएशन स्टेटमेंट आपकी DNIT जिस अथॉरिटी ने अप्रूव करी है वहां से अप्रूव होगी। सिर्फ तब आप इसमें कोई नई आइटम ऐड कर पाओगे। ये चीज आप सब लोग बहुत ध्यान से सुन लो कि अब आप DNIT बनाओगे या टेक्निकल सैंक्शन एस्टिमेट बनाओगे, तो पहले जैसे हम कर देते थे कि हमारे से आइटम चूक जाती थी तो छोटी मोटी आइटम एंटर हो जाती थी, लेकिन PWD कोड इसको अलाउ नहीं करता, इसलिए आप वो आइटम नहीं ऐड कर पाओगे। इनफैक्ट आपको क्वांटिटीज के ऊपर भी चेक लगेगा, कौन सी क्वांटिटी आपकी कितने % एक्सेस कर रहे हो, कितने % कम कर रहे हो, तो वो सब चेक भी रहेंगे। इसलिए ये चीजें जो है बहुत पहले ही ध्यान से करनी पड़ेंगी, जो हम ड्यूरिंग एस्टिमेट प्रिपरेशन टेक्निकल सैंक्शन। बाद में इसको करना ऐसा नहीं है, इसके करने की प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन चाहे आपको टेक्निकल एस्टिमेट रिवाइज करना पड़े उसकी भी प्रोविजन है, चाहे आपको ऐड आइटम करने उसकी प्रोविजन है, लेकिन वो प्रोसीजर जो है वो कंपिटेंट अथॉरिटी के पास ऑनलाइन आपको केस द्वारा भेजना पड़ेगा, तो आप कर पाओगे, वैसे नहीं कर पाओगे। ओके सर। हाँ जी, और बताइए। क्या बात, हैरान हो गए सारे? गौरव जी चलो बंद कर दो स्क्रीन। सर सर एक ये पूछना चाह रहा था
हाँ जी, ये जो EMD एग्जम्पशन है वो ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन के बाद ये या रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर के लिए? नहीं देखिए, जो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स को ही ये सुविधा है, लेकिन रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर किसको कहते हैं ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। जैसे जी। पहला स्टेप हमारा है, हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो है अपनी साइट पे आके फुल पेज परफॉर्मा भरता है बिना किसी पैसे दिए, तो उस पे अपना कॉन्ट्रैक्टर आईडी क्रिएट करता है। तो वो जस्ट एक आईडी क्रिएट करने की ऑप्शन है, उसको आप कभी भी रजिस्ट्रेशन मत मानिए। रजिस्ट्रेशन के लिए वो बकायदा अपने डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करता है। अप्लाई करने के बाद वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो 3 डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, इनके लॉगिन पे जाती है, स्क्रूटनी होती है डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होने के बाद उसको जो है क्वालिफाई करा जाता है। उसके बाद वो अपनी सिक्योरिटी भरता है। सिक्योरिटी भरने के बाद जो है उसको वो अपना अपना लेटर जनरेट करता है, तो उसको रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं। लेकिन वो भी रजिस्ट्रेशन जो है वो डायनेमिक है। अगर उसने कोई फ्यूचर में काम एग्जीक्यूट किए और उसका जो स्कोर है वो 70% से नीचे हो गया, जो फ्यूचर में कोई कामों का स्कोर आएगा, क्योंकि हर वर्क का स्कोर आना है इसमें, तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो डिसेबल हो जाएगी, डीएक्टिवेटेड हो जाएगी। अगर विद इन 3 मंथ्स वो अपने डीएक्टिवेशन स्कोर को इम्प्रूव कर लेता है किसी और स्कोर के साथ, फिर उसकी जो रजिस्ट्रेशन जो है वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगी, अदरवाइज उसके पैसे रिफंड हो जाएंगे और वो डीएक्टिवेट हो जाएगा परमानेंटली। सर अब इसमें ई टेंडर पे अब साइड टेंडर लगाने का कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है, वो कब आ पाएगा सर? ना तो उसमें ई टेंडर की साइट पे ऑप्शन नहीं आएगा, आपको HWP से भेजना पड़ेगा। HWP से हम पुश करते हैं तो हाँ, वहां हाँ। पे ऑप्शन आता था टेंडर फ्रॉम SML, वो हाँ, भी अभी हाँ, तो वो भी अभी, नहीं आ रहा है। हाँ हाँ अभी जो है उन्होंने अभी परसों से डिसेबल किया है। अगर आपका जी। कोई टेंडर है, अभी हम इसके लिए आपको शेयर करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हुआ है, कुछ दिन इनकन्वीनियंस रहेगी। आपको एक ईमेल आईडी पे ईमेल करना पड़ेगा कि हमारा ये टेंडर HWP से हमने पुश कर दिया है, तो इसको अनेबल कर दीजिए। वो NIC वाले उस आपकी ईमेल के ऊपर चेक करके कि HWP पे से आ गया, अनेबल कर देंगे, तो नेक्स्ट डे आपका वो ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। अभी सर कल जो ही हमारे सैनिटेशन के वर्क हैं, जो रेनी वाटर के सैनिटेशन के वर्क होते हैं, वो भी इस पे चलेंगे सर? देखिए, वो आपके अर्जेंट टेंडर हो सकते हैं, मेंटेनेंस के टेंडर हो सकते हैं, स्पेशल रिपेयर के टेंडर हो सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस है, हमने अभी बताया नहीं। को सुनील बता दो 2 मिनट, वो वाला भी वो रह गया हमारे से। हम आपको बता देते हैं जो आपके मेंटेनेंस के अर्जेंट टेंडर हैं और इस तरह के टेंडर हैं वो आपने कैसे डील करने हैं, ये अभी बता देते हैं 1 मिनट आपको। जी सर। ये भी इसी से ही होंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोसेस इजी है, आपको वो डिफिकल्ट नहीं है। तो फिलहाल जो टेंडर हमें HWP पुश कर चुके हैं तो उसके लिए मेल करना पड़ेगा, जब जाके वो अनेबल हो पाएंगे। हाँ हाँ, वो आपको मेल आईडी हम नवीन कल शेयर कर देंगे, बात होगी मैडम से। सर इसमें ना मानेसर नगर निगम के लिए ऑर्गेनाइजेशन आईडी क्रिएट करने के लिए मेल डाला था सर, वो अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। मानेसर का तो बहुत पहले हो चुका है। नहीं, ई टेंडरिंग के लिए सर, पोर्टल पे जी ऑर्गेनाइजेशन आईडी, यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए जो आपने हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क पोर्टल पे था ना, वो तो हमने करवा दिया आपका। सर वो मंजू मैडम को मेल करना पड़ेगा आपको। नहीं वो नहीं वहां पे करने उसकी ऑर्गेनाइजेशन आईडी, यूजर आईडी मतलब मेल से तो आई नहीं है। ये तो ई टेंडर की पोर्टल वेबसाइट पे कह रहे हैं एक्टिवेट सर। हो जाता है क्या सर? आप एक बार लॉग इन कीजिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क पोर्टल पे, वहां देखिए। उसमें ही था सर, उसमें लिख रखा चेन्नई NIC इसको क्रिएट करेगा, आप इसके लिए मेल कीजिए। वो मेल हमने कर दिया था। मैं वही कह रहा हूँ, वो हो चुका है, उसको तो 1.5 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, 1-1.5 हफ्ते से ऊपर। आप एक बार दोबारा चेक करिए और फिर आपसे कम लेके चेक करेंगे हम। हमारे हिसाब से हो चुका है, लेकिन नहीं हुआ तो फिर एक काइंडली आप चेक करो अपने लॉगिन और दोबारा बताना हमारे को। ठीक है सर ऑडिट का क्या रहेगा सर इसमें? ऑडिट? यस सर। ऐसा है, इसमें आपको कैश बुक मिलेगी जब आप पेमेंट करोगे। इसको कैश बुक मिलेगी, वो कैश बुक में आपका सारा पेमेंट साइड, रिसीट साइड सारा होगा। बाकी ऑडिट आपके डिपार्टमेंट में कैसे हो रहा है वो आप उनको वो रिकॉर्ड पेश करोगे तो वो ऑडिट करेंगे। वो पेमेंट से पहले है सर, प्री ऑडिट है। प्री ऑडिट तो आपका जो है वो लॉगिन जो है, आपका लॉगिन जो है अकाउंटेंट का, वो भी इसी पे है, सबका लॉगिन ये है। उनको जो है आपने ऑनलाइन उनको फॉरवर्ड करना है, तो ऑनलाइन वो ऑडिट करेंगे, इसको चेक करेंगे ऑनलाइन। अगर उन्होंने कोई रेट काटना है तो काट सकते हैं वो।
तो सर वो वो सेपरेट डिपार्टमेंट है सर। रेट नहीं काट सकते हैं, उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। हाँ सॉरी, क्वांटिटी कम करते, रेट का परसेंटेज हाँ, रिड्यूस सर करते। सर वो एक चीज और कहते हैं कि हमारी तो ट्रेनिंग ही नहीं हुई है। नहीं तो ट्रेनिंग नहीं हुई है तो ट्रेनिंग में आज भी बिठा सकते थे आप उनको, आज ही ट्रेनिंग हो जाती है। सर वो डिपार्टमेंट ही दूसरा है सर, नहीं वो नहीं सुनते सर। कोई बात नहीं, आप उनकी बता देना, उनकी अलग भी ट्रेनिंग करवा देंगे और उनको बोलो जी जब ट्रेनिंग में बुलाएंगे तो बैठ जाए ट्रेनिंग में। अगर वो नहीं बैठेंगे तो फिर उनका जो है ना सिस्टम, क्योंकि आपका बिल रुक जाएगा, तो उनको जो है ना ट्रेनिंग दे दीजिए और उसको सिखा दीजिए और उसके बाद बिल प्रोसेस कराइए। अब थोड़ा सा पहले उनको एक कैलकुलेटर लेके चेक करना पड़ता था, सारी कैलकुलेशन देखनी पड़ती थी, वो सिस्टम कंप्यूटर ही करेगा, उनको तो सिर्फ वो ठीक है सर, लेकिन सर हम चाह रहे कि आप हेडक्वार्टर के स्तर पे सर एक उनको इंटीमेशन, एक लेटर देके सर एक ट्रेनिंग हो जाए सर उनकी भी, तो थोड़ा सा उनके ऊपर भी थोड़ा सा वो हो जाए। वो तो हम ट्रेनिंग, गौरव जी जब आपको जरूरत तो लगे बता देना, हम उनकी ट्रेनिंग करवा देंगे अलग से। सर जेई की ट्रांसफर हो जाती है तो उसमें कौन सी आईडी से जाएगा वो ट्रांसफर? आप बताओगे जेई का ट्रांसफर? सर डिपार्टमेंट एडमिन के लॉगिन पे ना हमने ऑप्शन दी है, वो आपको हमारे पास मेल करनी पड़ेगी हेडक्वार्टर पे ना। हाँ जी ठीक है सर। उसका आईडी वगैरह बता के, उसका नाम बता के, तो हम उसको फिर न्यू पोस्टिंग और प्रेजेंट पोस्टिंग सारी बतानी पड़ेगी। वो वहां से ट्रांसफर ठीक है सर। ये सिर्फ उन केसेस के लिए है जो आपके लॉगिन में ट्रांसफर हो गए, पेंडिंग रह गए। जो अगर कोशिश यही करो जब ट्रांसफर हो, रिलीव होने से पहले पहले अपना HEWP का कोई भी एस्टीमेट आपके लॉगिन पे पड़ा ना हो, उसके बाद आप अपनी रिलीविंग ज्वाइनिंग कराएं। अगर पड़ा होगा तो दिक्कत आएगी, इसलिए आप पेंडिंग मत छोड़ के जाएं कोई। चलो सुनील बता दो मेंटेनेंस वाला। अब आपको सुनील जी बताएंगे कि मेंटेनेंस वाले और स्पेशल रिपेयर के टेंडर आपने कैसे लगाने हैं। मेंटेनेंस एस्टीमेट में सिर्फ डिवीजन के लॉगिन पर हमारे पास मेंटेनेंस एस्टीमेट ऐड करने की ऑप्शन है। सिर्फ डिवीजन ही मेंटेनेंस एक एस्टीमेट ऐड करेगा, जबकि जो उसमें आइटम्स ऐड करने हैं, जो भी है, जितने भी हमारे कंपोनेंट सब कंपोनेंट बनने हैं, वो डिवीजन भी कर सकता है, सब डिवीजन भी कर सकता है। जेई HDM जिनको एस्टीमेट बनाने की प्रोविजन थी ऑफ कोर्स, वो सभी के सभी उसमें आइटम्स ऐड कर सकते हैं। अप्रूवल एक्शन ही करेगा। अप्रूवल जो अप्रूवल की एंट्री है वो सिर्फ एक्शन के लॉगिन पे ही अवेलेबल है। जैसे ई एस्टीमेट में जाओगे, स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट, एस्टीमेट रिलेटेड टू सिविल से मैकेनिकल से एस्टीमेट का नेम, ये सेम वही स्क्रीन है जो हम रफ कॉस्ट एस्टीमेट में डाल रहे थे। सिर्फ इसमें जो डिफरेंस है सिर्फ ये है कि इसमें हम एस्टीमेट कॉस्ट पहले ही पूछ रहे हैं कि उस मेंटेनेंस एस्टीमेट की एस्टीमेट कॉस्ट कितनी है और उसकी अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है, उसका लेटर नंबर, डेट और उसकी अप्रूवल की कॉपी ये अपलोड करवा रहे हैं। इससे क्या होगा, उसका वन गो में ही ये एस्टीमेट अप्रूव माना जाएगा। अप्रूव होते ही जो भी डिवीजन सब डिवीजन इसमें आइटम ऐड करना चाहते हैं उसी डिवीजन की, उनके पास ये ऑप्शन है ई एस्टीमेट में ऐड आइटम्स टू मेंटेनेंस ऑब्लिक स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट। वो अपना डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर वो एस्टीमेट डिस्प्ले होगा। ऑलरेडी इसका बेनिफिट ये है, मान लीजिए आपने एक एस्टीमेट मेंटेनेंस एस्टीमेट बनाया 50 लाख का, आपने उसमें आइटम्स ऐड की 10 लाख की, मतलब आप 10 लाख का एक टेंडर लगाना चाहते हो। आप इसमें क्या कीजिए, उसमें एक बार 50 लाख की 10 लाख की आप आइटम्स डालिए, उसका टेंडर लगा लीजिए। फिर इसी स्क्रीन पे आइए, फिर इसी स्क्रीन पर जब फिर से आओगे आप, यहाँ पर आएगा ऑलरेडी क्रिएटेड पैकेज 1, अमाउंट ऑफ ऑलरेडी क्रिएटेड पैकेज। जो आप 10 लाख का बना चुके हो, आप यहाँ पर वो 10 लाख डिस्प्ले करेगी। आप इसमें DNI की जितनी मर्जी बना सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जैसे हमारे डिटेल एस्टीमेट में थी कि 5 पैकेज बनाने हैं, 2 पैकेज बनाने हैं। आपको जब तक ये एस्टीमेट कोस्ट एग्जॉस्ट नहीं करती तब तक आप उसमें उतने ही पैकेज बना सकते हो और उतने ही टेंडर लगा सकते हो। तो इसमें जो है ये होने के बाद जो इस DNIT की
सैंक्शन है वो डीनेटी की सैंक्शन पहले की तरह जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस डीनेटी को पास करती है उसी के पास ही जाएगी। अगर एक्शन के लेवल की है तो एक्शन से हो जाएगी, अगर हायर अथॉरिटी की है तो हायर अथॉरिटी से हो जाएगी। जो भी आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डीनेटी की डिफाइंड है ये उसी के हिसाब से चलेगा। उससे डीनेटी अप्रूव होते ही फिर आप सीधा टेंडर लगा सकते हो। तो इसमें प्रोसेस जो है ना काफी कट डाउन हो गया और इसमें सिंपल हो गया। इसमें ये अप्रूवल होने के बाद डायरेक्ट प्रिपेयर बिड डॉक्यूमेंट में आओगे, यहाँ पर वो वर्क शो करेगा एज इट इज। आपको पैकेज सिलेक्ट करना है, बाकी आपको प्रोसेस पता ही है सारा।